तो चलिए एनएलएम का नेक्स्ट लेक्चर अपना शुरू करते हैं, जिसमें आज बात करेंगे पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स को लेकर। पिछली जो क्लास रही थी उसमें मैंने आप लोगों से न्यूटन के थर्ड लॉ के बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर बात करी थी कि केवल एक्शन रिएक्शन पेयर बनाना ही हमारे पास में न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करवाना नहीं होता है। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो फोर्स है वो दो डिफरेंट बॉडीज के बीच में लगनी चाहिए, वो चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा आपने देखा कि जो फोर्स लगेगी वो इक्वल एंड अपोजिट लगनी चाहिए। और तीसरा जो हमारे पास में था वो ये था कि जो हमारे पास में फोर्स है उसका नेचर सेम होना चाहिए। यानी कि आप दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो अगर उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा है तो जो फोर्स वहां पर लग रही है वो आप ग्रेविटेशन कंसीडर कर रहे हैं तो दोनों के ऊपर में ग्रेविटेशन को कंसीडर करना पड़ता है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स को कंसीडर करते हैं तो वो फोर्स आपको कंसिडरेशन में लेकर चलनी पड़ती है। तो छोटे छोटे कंसेप्ट थे जिनको आपने सीखा और न्यूटन थर्ड लॉ को बहुत अच्छे से वहां पर आप लोगों ने एक माइंड मैप तैयार कर लिया होगा। आज की जो क्लास रहेगी उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में देखे जाते हैं उनसे रिलेटेड बात करेंगे आज। तो जो यहाँ पर पहली हेडिंग आप लोग डालेंगे पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स, पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स को लेकर आज बात करेंगे। देखिए जो ऐप के ऊपर में हमारा कंटेंट है वो वहां पर आप जाके देखेंगे तो पूरे कंटेंट सेक्शन के अंदर में आपको थ्योरी का जो पोर्शन दिया हुआ है अभी मोस्ट प्रोबेबली हमारा एनएलएम अभी जो एंड की तरफ में है, ये खत्म होने के बाद में आपको थ्योरी अपनी पूरी अच्छे से पढ़नी है और इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स उस सीट के अंदर में दिए गए हैं वो अच्छे से आपको सोल्व करने हैं। फिर आपको जो प्रैक्टिस पेपर्स दिए गए हैं वो जाकर आप सोल्व करेंगे। देखिए पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स को सोल्व करने से पहले हमें कुछ अजम्पशन इसके अंदर में मानने पड़ते हैं। जैसे मैं बात करूं जो पुली हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कुछ इस तरह का होता है, एक चक्का टाइप में। और ये जो आपने पुली यहाँ पर कंसिडर करी है इसकी दो चीजें ध्यान रखेंगे कि ये हमेशा हमें क्या लेनी है, मासलेस लेनी है, पहली चीज। और दूसरा ये देखना है कि ये हमारे पास में फ्रिक्शन लेस है, यानी कि ये कोई भी फ्रिक्शन अपने आप में प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो ये दो प्रॉपर्टी के साथ में हम पुली को आगे कंसिडर करते हुए चलेंगे। अच्छा जी, दूसरा हमने देखा था एक स्टिंग को लेकर भी हमने कुछ एक उसके अजम्पशंस तैयार करे थे कि ये जो स्टिंग हम देते हैं ये भी हमारे पास में क्या होती है, मासलेस होती है। और ये कब तक हम पढ़ेंगे, जब तक हम रोटेशनल मोशन पर नहीं पहुंचते हैं तब तक हमें यही कंसिडरेशन लेके चलना है कि जो पुली हमने ली है वो फ्रिक्शनलेस है और मासलेस है। ठीक उसी तरह से जो स्टिंग हमने कंसिडर करी है वो मासलेस है और दूसरी उसके अंदर में इनएक्सटेंसिबल है, यानी हम उसको खींच नहीं सकते हैं, रबर की तरह उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये दो चीजें आप लोग इसकी कंसिडरेशन में लेके चलेंगे। क्या इनकी इंपॉर्टेंस होगी, जो मैंने यहाँ पर मासलेस लिखा हुआ है इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी जो हम यहाँ पर पुली को पढ़ेंगे, तब उसके क्वेश्चंस के साथ में इसकी जो मैपिंग है वो बहुत अच्छे से आपकी तैयार होती चलेगी। चलिए क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करेंगे। इन क्वेश्चन जो हमारे पास में ये टॉपिक है, मान लो मेरे पास में एक ग्राउंड सरफेस है और यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक को रखा हुआ है जिसका मास यहाँ पर मैंने दे दिया 1 kg। ये 1 kg का ब्लॉक है, यहाँ पर एक पुली लगा दी गई है। जनरली आपको क्वेश्चन इसी तरह के मिलेंगे, एक पुली लगा दी गई है और यहाँ पर एक दूसरा मास है जिसका वेट मेरे पास में दिया गया है 2 kg। इस तरह से इसको लटका दिया गया है और दोनों को इन्होंने एक स्टिंग के थ्रू लटका है। ये मेरे पास में एक स्टिंग है जो कि भाई थोड़ा सा इसको सीधा कर लेना, यहाँ पर 2 kg के साथ में ये कर दें क्या इसको, यहाँ पर ये 2 kg के साथ में ये फोर जो है इसको जो ब्लॉक है उसको हमने लटका दिया। ठीक है भाई, इस ब्लॉक को और इस ब्लॉक को दोनों को एक स्टिंग के थ्रू हमने कनेक्ट किया है। अब ये चीज आते ही आपके दिमाग के अंदर में थोड़ा सा एक माइंड मैप तैयार होना चाहिए कि अच्छा भाई मेरे पास में स्ट्रिंग आ गई है तो स्ट्रिंग का एक कंस्ट्रेंट तैयार करना पड़ेगा मुझे। स्ट्रिंग आ गई है, ये आ गई है। दूसरी चीज मुझे दो ब्लॉक मिल रहे हैं, तो जो भी मेरे पास में फोर्सेस हैं, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो सारे हमें यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जो आप लोगों से पूछा जा रहा है वो पूछ रहे हैं कि भाई इन ब्लॉक्स का एक्सेलेरेशन क्या होगा, पहली चीज। दूसरा, अगर ये ब्लॉक एक दूसरे से खिंचाव आ रहा है यानी स्टिंग उनसे कनेक्टेड है तो कंफर्म है कि वहां पर क्या डेवलप हो रहा होगा, एक टेंशन डेवलप हो रहा होगा। तो आपसे एक्सेलेरेशन और टेंशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। ठीक है भाई, तो हमें ये समझ में आता है कि ये ब्लॉक इससे कनेक्ट है तो ये स्टिंग इसके ऊपर में एक टेंशन डेवलप कर रहा होगा। ठीक उसी तरह से ये स्टिंग भी इसके ऊपर में क्या कर रहा होगा, एक टेंशन डेवलप हो रहा होगा यहाँ से टी साइड में। और जब ये पॉइंट को आप कंसिडर करेंगे इस पुली के ऊपर में करेंगे तो यहाँ से भी, क्योंकि जो भी पॉइंट हमें टच होते हैं हमें वहां से उसकी सारी कैलकुलेशन करनी होती है। तो एक पॉइंट पर यहाँ पर टच है और एक पॉइंट पर यहाँ पर टच है, तो हमने देखा कि दोनों साइड में टी टेंशन यहाँ डेवलप हो गई। ठीक भाई, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो टी टेंशन डेवलप हो जाएगा, यानी कि थ्रू आउट द जो मेरे पास में वायर है या स्टिंग हमने कंसिडर करी है उसमें टेंशन क्या डेवलप हो गई है, टी टेंशन वहां पर डेवलप हो गई है। ठीक है जी, अब दूसरी कहानी, ब्लॉक जर्नल अगर मैं इसके कंस्टेंट की बात करूं तो आपने नीचे की तरफ में हैवी मास लटका रखा है तो ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट नीचे की साइड में एक्सेलेरेट करेगा ये, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस साइड में एक्सेलेरेट करेगा और दोनों का एक्सेलेरेशन मेरे पास में सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि हमने स्टिंग का कंस्टेंट्स पढ़ा था कि अगर हमें दो ब्लॉक रखे हुए हैं,
अगर ये मेरे पास में इस पॉइंट की वेलोसिटी v है तो इस पॉइंट की भी वेलोसिटी v होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी v होगी। और जो हमारे पास में इनका चेंज है यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज हो रहा है इनका, जिसको हम एक्सेलेरेशन के नाम से जानते हैं, अगर ये चेंज मेरे पास में सेम है तो एक्सेलेरेशन भी मेरे पास में क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कंटिन्यू आप कंफर्मली ये कह सकते हैं कि जो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ में कनेक्टेड है, केवल इसी स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, अभी मैं आगे बहुत सारे स्ट्रिंग इसके साथ में कनेक्ट भी करूंगा, ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल का मैं एग्जांपल करवा रहा हूं। ये स्ट्रिंग इसके साथ में कनेक्ट है तो इसका जो एक्सेलेरेशन होगा वही एक्सेलेरेशन यहां पर रहेगा। यानी कि हमारी आधी कहानी तो यहां पर खत्म हो चुकी है। अब सेकंड में आपको क्या करना होता है, जो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहे हैं इस पूरे ब्लॉक सिस्टम के ऊपर में, पुली ब्लॉक सिस्टम के ऊपर में, उनको आप लगाना शुरू कर दो। ठीक है भाई, हमारे पास में ये ब्लॉक रखा हुआ है कुछ इस तरह का, तो ये मैंने जो 1 kg का है, इसको पुली यहां पर ली मैंने, और यहां पर इसके साथ में हमने इस मास को लटका रखा है 2 kg का। देखो जो इस पूरे ब्लॉक का कंस्ट्रेंट आप समझ पा रहे होंगे कि ये ब्लॉक तो हॉरिजॉन्टली चलना चाहेगा, ठीक है, और ये ब्लॉक इस साइड में वर्टिकली चलना चाहेगा। तो ये वर्टिकली चलना चाह रहा है तो इसके पास में फोर्स कौन सी लगेगी, जो इसके एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, वो खींचेगी इसको, और वो हमेशा कहां लगेगी, इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, और कितनी लगेगी, 2g लगेगी, और g की वैल्यू मेरे पास में कितनी गिवन होती है, 10 होती है, नॉर्मल 9.8 होती है, लेकिन अपने न्यूमेरिकल्स को हम इजी बनाने के लिए उसको 10 मान लेते हैं। तो यहां पर आपको पता लगा कि इस ब्लॉक पर 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है भाई, यहां पर एक टेंशन डेवलप हुई जिसको आपने टी नाम दे दिया, और अपोजिट में इसके भी टी टेंशन होगी, यहां पर भी टी टेंशन है, और ये भी मेरे पास में टी टेंशन हो गई है। अब ये ब्लॉक जो है यहां पर इस साइड में मूव कर रहा है ए एक्सेलेरेशन से, ये ब्लॉक भी नीचे मूव कर रहा है ए एक्सेलेरेशन से। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, जो भी आपको टेंशन निकालने के लिए बोला गया है या फिर एक्सेलेरेशन निकालने के लिए बोला गया है, अब आपको इनको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू कर दो। अब फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा हमारे पास में, तो पहले मैं 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं। मैंने इस पूरे सिस्टम से इस 2 kg को यहां से हटाया, लो जी हमने इस ब्लॉक को उठा लाए, यहां पर मैंने 2 kg लगाया। अब इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबको आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो। तो मैं देख रहा हूँ कि नीचे की साइड में इस पे कितना फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है, और ऊपर की साइड में ये टेंशन इसको ऊपर की साइड में खींच रही है ना, तो ऊपर खींच रही है तो इसके ऊपर में टी टेंशन लग रही है, यानी कि टी फोर्स लग रही है। ठीक है भाई, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये नीचे की साइड में एक्सकलेट कर रहा है, यानी कि नीचे की साइड जा रहा है ए एक्सेलेरेशन के साथ में। तो नीचे जा रहा है तो कंफर्म है कि 20 न्यूटन मेरे पास में मैक्सिमम फोर्स रहा होगा। देखो दो वेरिएबल आ रहे हैं मेरे पास में, एक ए वेरिएबल आ रहा है और एक मेरे पास में टी वेरिएबल आ रहा है। ये सिंपली एक इक्वेशन से सोल्व नहीं होगा, जितने मेरे पास में वेरिएबल हैं उतनी ही मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, तब मैं इनको सोल्व कर पाऊंगा, वरना मेरे पास में नॉन यूनिक सॉल्यूशन आ जाएंगे। हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो जितने वेरिएबल्स हैं उतनी ही आप इक्वेशन बनाओ। तो पहली इक्वेशन तो मेरे पास में डिजाइन होगी जब मैंने 2 kg का एफबीडी बनाया, ये मैंने बनाया, तो यहां से मेरी पहली जो इक्वेशन आई है कि 20 न्यूटन यानी कि 20 माइनस में टी दैट विल बी इक्वल टू, ये इतना फोर्स किसको ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, 2 kg ब्लॉक को। भाई ये नेट फोर्स जो लग रहा है किस ब्लॉक पर लग रहा है हमारे पास में, इस 2 kg के ब्लॉक के ऊपर में लग रहा है ना, और ये फोर्स जो है ये किसको लेकर जाएगी, इस 2 kg के ब्लॉक को लेकर जाएगी। तो आप लिख सकते हैं कि 2a, पहली इक्वेशन मेरे पास में आ गई है। ठीक है भाई, अब क्या करें, अब मेरे पास में 1 kg का ब्लॉक है उसकी एक इक्वेशन बना लो, बस इक्वेशन बनाना आना चाहिए आपको, एफबीडी बनानी आनी चाहिए इनकी। तो मैंने बनाया इसका एफबीडी, इसका कंस्टेंट है कि ये किस किस साइड में मूव करेगा भाई, ये मेरे पास में हॉरिजॉन्टली साइड में मूव करेगा। तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो इस साइड में क्या लग रहा है, इसके ऊपर में टेंशन लग रहा है, देखो यहाँ पर एक टेंशन लग रहा है ना, ये रहा ये टेंशन लग रहा है। मैं सिर्फ इतना कट किया है इसको, और इसके ऊपर में लगने वाले सारे फोर्सेस को मैंने देखा। हालांकि इसके ऊपर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है जो इसके मास के कारण में लग रहा है, जिसको आप जी लेके जा रहे हैं। लेकिन ये भाई ब्लॉक तो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है ना, जो इसके नॉर्मल, और ये जो जी लग रही है इसकी, इनको बैलेंस हो रहा है, तो मुझे इसके वर्टिकल से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका कंस्टेंट है कि हॉरिजॉन्टली मूव करना चाह रहा है, तो इस साइड में मूव करवा रहे हैं। तो कितनी एक्सेलेरेशन के साथ में मूव कर रहा है, आपको समझ में भी आता कि ए एक्सेलेरेशन से मूव करेगा। तो यहां से आपके पास फोर्स जो लगा कि टी फोर्स है, वो किस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए लग रहा है, 1 kg को, और कितने एक्सेलेरेशन के साथ में, ए के साथ में। तो आपके पास में दूसरी इक्वेशन डेवलप हो गई है, टी इजकल टू ए मेरे पास में आ गई है, यानी कि सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपको मिल गई है, और दो वेरिएबल थे, इन दोनों के अंदर में वैल्यूज को रखो, 20 माइनस टी दैट इज इक्वल टू 2a। आपको समझ में आता कि a इज इक्वल टू टी है, तो 20 माइनस में t दैट विल बी इक्वल टू 2t, और ये इस साइड में आएगा तो t की वैल्यू आपके पास में आएगी 20/3। तो यहां से आप टेंशन इसकी निकाल सकते हैं। टेंशन निकल गई है तो यही मेरे पास में एक्सेलेरेशन की वैल्यू होगी, क्योंकि जो हमने रिलेशन डेवलप किया था उसमें हमें समझ में आता कि t इज इक्वल टू a यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो इस तरह से आपको इनकी क्वेश्चंस की अप्रोच रखनी पड़ेगी, कि पहले तो आपको क्या करना है,
उसका कंस्ट्रेंट समझना है कि कहां पर मेरे को लेकर जाएगी। यानी कि पहला जो स्टेप हमेशा आपको देखना है कि कंस्ट्रेंट समझना होता है इन क्वेश्चंस के अंदर में। तो आपको समझ में आया ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ब्लॉक मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जाएगा। यानी कि मेरी कहानी समझ में आ गई कि मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कहानी इसकी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं वाई एक्सिस की सारी कैलकुलेशन करूंगा, इसके लिए मैं इसके एक्स एक्सिस की करूंगा कैलकुलेशन। अगर ये किसी इंक्लाइंड प्लेन पे होते तो भी वही कहानी मेरे पास में आती, कुछ नया चेंज नहीं होता उसके अंदर में। चलो वो भी क्वेश्चन डाल देता हूं मैं यहाँ पर, और समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो मानते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल जो मेरे पास में इंक्लाइंड सरफेस मैंने लिया है, ये एक इंक्लाइंड सरफेस ले लिया है भाई, ये 37 डिग्री, ये मेरे पास में 53 डिग्री, ये 37 डिग्री हो गया और यहाँ पर मैंने 53 डिग्री का एक एंगल लिया है। यानी कि जो इंक्लाइंड सरफेस लिए हैं, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, बस अब आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए। ये मैंने एक पुली लगा दी है यहाँ पर, दिस इज पुली, और इससे मैंने एक यहाँ पर ब्लॉक बांध दिया है और एक ब्लॉक यहाँ पर बांध दिया है। यहाँ पर ब्लॉक हमने इस पे रखा है और एक यहाँ पर रख दिया। ये 2 kg का रख दिया, चलो इसको भी 2 kg रख देते हैं। किसी के दिमाग में आना चाहिए अच्छा जी बैलेंस होगा, ये तो दोनों साइड में 2 kg रख दिया तो बिल्कुल बैलेंस है, तो मूव नहीं करेगा। भाई आप थोड़ा बहुत ये भी तो देखो ना कि ये वेट से मतलब नहीं है, ये मेरे पास में इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर में रखे हैं और दोनों के एंगल अलग अलग है ना, दोनों के एंगल जो है मेरे पास में अलग हैं, तो दोनों साइड में लगने वाले फोर्सेस अलग हो गए। और वो हमें समझ में भी आता है जो हम पीछे के रिजोल्यूशंस करते हुए आए हैं। जब मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो मेरे पास में कोई इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर में ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको mg नीचे की साइड में लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और जो इंक्लाइंड सरफेस होता है उस पे हमेशा लगता है mg sin थीटा, और नीचे की साइड में लगता है जो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो आएगा उसको हम mg cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ब्लॉक का कंस्टेंट क्या होगा, पहली चीज समझो कि इस ब्लॉक का कंस्टेंट क्या होगा। दोनों ब्लॉक, ये वाला इस साइड में मूव करना चाहेगा और ये वाला इस साइड में मूव करना चाहेगा। अब हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में ब्लॉक जाएगा, लेकिन हमें पता है कि हॉरिजॉन्टली हमारा कंस्टेंट जो है वो मूव करेगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये इस साइड में जाना चाहेगा, ये इस साइड में जाना चाहेगा। तो हमें इस इंक्लाइंड सरफेस का पता लग गया कि ये हमेशा इसी सरफेस पर चलेगा। तो इस सरफेस पर चलेगा तो इस पे लगने वाला फोर्स कौन सा होगा भाई। जब ये आपने पढ़ा इसका mg यहाँ लगेगा, mg cos थीटा यहाँ लगेगा, तो इसको नीचे की साइड में लगाने वाली फोर्स कौन होगी, इस साइड लगाने वाली फोर्स होगी mg sin थीटा। ये समझ में आता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जो फोर्स होगी जो कि इसको रिस्पॉन्सिबल होगी चलाने के लिए, मान लेता हूं मैं ये m1 मास है, ये m2 मास है जो यहाँ पर था। हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने 2 ले लिया है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि किसी के दिमाग में ये ना हो कि 2 kg के ब्लॉक रखे तो एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा। थोड़े से एंगल चेंज है ना उसके अंदर में, तो वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी मेरे पास। तो यहाँ से आया mg m2g sin थीटा। भाई ये फोर्स है ना एक तरह की, क्योंकि हमें पता है कि जो वेट होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स एंड दिस इज इक्वल टू mg। ये दोनों एक ही तो चीज है और इन सब की यूनिट हमारे पास में न्यूटन होती है। तो जिसकी यूनिट मेरे पास में न्यूटन आ रही है, जो हमने यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर में पढ़ा था, तो अपने आप में क्या एक फोर्स है, mg भी अपने आप में फोर्स है। ये तो फोर्स हमारे पास में न्यूटन वाली है और ये वेट जो है वो भी अपने आप में एक फोर्स होता है। तो ये mg sin थीटा इसको इस साइड में खींचना चाहेगा और m2g sin थीटा इस साइड में खींचना चाहेगा। चलो इसकी वैल्यूज को रख लो। जब आप इसकी वैल्यूज को इसके अंदर में पुट डाउन करेंगे तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि इस पूरे की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी। m2 की वैल्यू मेरे पास में 2 हो गई है, ये 10 हो गई है, और यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास में ये हो गया 5, और ये आ गया मेरे पास में 4/5 साइन 53 की। ये क्योंकि ये साइन थीटा कौन से वाले का है, इस वाले का है ना, क्योंकि ये ब्लॉक इस साइड में रखा है, इस इंक्लाइंड सरफेस पे रखा है, तो इसका साइन थीटा लेंगे हम। तो 4/5 आ गई, 5 से ये मेरे पास में कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वैल्यू आई आपकी 16 न्यूटन। ये कितनी फोर्स लग रही है इस साइड में, 16 न्यूटन लग रही है। और यहाँ पर कितनी फोर्स लग रही होगी, mg वैल्यू रखो 2g, और ये mg sin थीटा इन 37 कितना आएगा, ये 10, और ये आ गया 4/5, तो 10 2 हो गया मेरे पास, और नहीं ये 37 लेंगे ना हम, तो 37 के लिए यहाँ पर 3/5 आ जाता है। तो यहाँ से आए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि 12 न्यूटन फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो ब्लॉक सिस्टम मेरे पास में रखा हुआ है, तो यहाँ पर इस पुली से एक साइड में 12 न्यूटन खींच रहा है और एक साइड से आपको खींच रहा है 16 न्यूटन। तो कन्फर्मली है कि जो बॉडी का एक्सेलेरेशन किस साइड में होगा, इस साइड में होगा, क्योंकि बॉडी को इस साइड में मूव करके जाना पड़ेगा, जहां पर मैक्सिमम फोर्स लगेगी बॉडी उसी साइड में मूव करेगी। तो हमने इस साइड में इसको मूव करवा दिया। तो 16 न्यूटन इस साइड लग रही है और 12 न्यूटन इस साइड में लग रही है। अब इसके हमें कंस्टेंट को फॉलो करवाना है, तो हमें क्या करना है, इसकी जो फोर्सेज लग रही है इसके ऊपर में उनको डिफाइन करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे आपने डिफाइन किया कि 2 kg ब्लॉक के ऊपर में एक टेंशन डेवलप हो रही होगी, और वो टेंशन इसको कहां पर लेके जा रही होगी, यानी कि इस साइड में। और ठीक उसी तरह से जब ये पुली से कनेक्ट है तो टी टेंशन यहाँ डेवलप हो रही है, उसी तरह यहाँ भी टी टेंशन है और इस साइड में भी टी टेंशन है। अब आपके पास में
कितने वेरिएबल आ गए, 3 वेरिएबल आ गया, एक मेरे पास में एक्सेलरेशन आ गया ये वाला, दूसरा यहाँ पर टेंशन आ गया, तो 2 वेरिएबल आपको मिल गए हैं। ठीक है, तो 2 इक्वेशन आपको कंफर्मली बनानी पड़ेंगी। तो पहली इक्वेशन हम बनाए फ्री बॉडी डायग्राम किसका, इस 2 kg का बनाए। तो यहां से आपको समझ में आता है कि 16 न्यूटन इसको नीचे की साइड में खींच रहा है, यानी कि ये 2 kg का ब्लॉक है, तो 16 न्यूटन इसको नीचे की साइड में खींच रहा है और टी टेंशन इसको पीछे की साइड में खींच रही है, यानी कि 16 माइनस टी, मैक्सिमम फोर्स ही होगा, नीचे की साइड में आ रहा है वो, तो 16 माइनस टी। और किस ब्लॉक को लेके जा रहे हैं, 2 kg को लेके जा रहे हैं, कितने एक्सेलेरेशन के साथ में लेके जा रहे हैं, ए एक्सेलेरेशन के साथ में लेके जा रहे हैं, यानी कि मुझे पहली इक्वेशन मिल गई है। ये किसका था, एफबीडी, जो 2 kg था 53 डिग्री साइड में जो रखा था। अब मैं दूसरे का एफबीडी बनाता हूं, तो यहां से आपको समझ में आता है कि ये ब्लॉक मेरे पास में कितनी फोर्स लगा रहा है, इस पे 12 लगा रहा है, और इधर कितनी लग रही है, मेरे पास में टी लग रही है। तो ब्लॉक जो है वो मूव करके ऊपर की साइड में जा रहा है, क्योंकि कॉमन सेंस है कि हमारे पास में 16 न्यूटन जो ज्यादा फोर्स है वो उसको अपनी अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो यहां से हमारे पास जो रिलेशन बनेगी, तो टी फोर्स ज्यादा होगी यहाँ पर, क्योंकि ऊपर की साइड में उसको खींचने वाला ज्यादा फोर्स होगा, तभी तो ब्लॉक ऊपर मूव करेगा। यानी इस ब्लॉक को आपको ऊपर की साइड में मूव करवाना है, तो इस साइड लगने वाली फोर्स ज्यादा होगी, यानी कि ये जो टी यहाँ पर डेवलप हुआ है वो ज्यादा होगा। तो टी ज्यादा -12, ये जो नेट इक्विवेलेंट फोर्स उसके ऊपर में लगेगी वो आपने इस ब्लॉक की कंसीडर कर ली। और कितने ब्लॉक को मूव करवा रहा है, ये 2 kg के ब्लॉक को मूव करवाना है, क्योंकि मैं एफबीडी बना रहा हूं खाली। और कितने एक्सेलेरेशन से, ए एक्सेलेरेशन से मूव करवा रहा है। आपके पास में 2 इक्वेशन बन गई है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, दोनों का आप सोल्व करें, टी की वैल्यू निकालें और ए की वैल्यू निकालें, आपका इजिली इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बेसिक अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए कि चाहे इंक्लाइन पे रख दूं, चाहे मेरे पास में हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दूं, सबके अंदर में हमें अप्रोच वही रखनी है कि उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को कैलकुलेट कर लो, उसको एक कंस्टेंट समझ लो कि किस साइड में हमारी बॉडी मूव करेगी। पहला स्टेप कंस्टेंट को समझो, दूसरा उस पर लगने वाले सारे कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को कंसीडर करो। फिर हमें देखो कि कंस्टेंट की डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसको उस साइड में ले जाने वाले कौन कौन से फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा था कि ये 2 इक्वेशंस मुझे डेवलप करनी पड़ेंगी। जो वेरिएबल्स मेरे पास में ए और टी यहाँ पर डिजाइन हुए, तो उनको हमें सोल्व आउट करने के लिए 2 इक्वेशन बनाना मेरे लिए जरूरी है। इक्वेशन बनी, आपका क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व आउट हो गया। चलो भाई, अब बात करते हैं थोड़ा सा और इसके अंदर में कॉम्प्लेक्सिटी डालता हूँ। अब थोड़ी सी पुली को हम एक पुली से दूसरी पुली को लटका देते हैं। चलो जी, जो आपके, हालांकि इतना डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन ये, लेकिन समझना तो जरूरी है, समझना जरूरी है, तो हम यहाँ पर आपको करवाएंगे भी वो। लो जी, ये पुली लटका दिए, कुछ समझ आ रहा है कि ऐसा मैंने आपको कंस्टेंट के अंदर में भी समझाया था। यहाँ पर मैंने इसको एक धागे से, एक स्ट्रिंग से मैंने लटका दिया है। ये यहाँ पर आपने लिया मास 2 kg, और यहाँ पर इसको मैं सरफेस से कनेक्ट कर देता हूँ, यानी कि सरफेस के साथ में मैंने बांध दिया इसको। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये वायर था मेरे पास में, दूसरी स्ट्रिंग मैंने ये ली है, और इस स्ट्रिंग को मैं यहाँ से और एक ब्लॉक और लटका देता हूँ यहाँ पर। लो जी, इसका मास मैं कितना रखूँ, चलो इसका मैं रख देता हूँ 20 kg रख देते हैं। चलो 20 kg मास हमने यहाँ पर इसका रख दिया। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का क्या हमारे पास में तरीका हो सकता है। देखो, जो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो पुली हमने कंसीडर करी थी, हमने एक अजम्पशन पहले भी माना था कि जो पुली हमने ली है वो हमारे पास में मासलेस है, पहली चीज। और दूसरा जो पॉइंट आपको बताया था कि ये फ्रिक्शन लेस है, यानी कि कोई भी ये फ्रिक्शन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन आएगा तो वहां पर भी एक फोर्स डेवलप हो जाती है, तो हमें उस फ्रिक्शन को भी यहाँ पर नेग्लेक्ट करके चलना है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। पिछला जो क्वेश्चन था उसके अंदर में तो आपको एक स्ट्रिंग दे रखी थी, यहाँ पर तो दो दो स्ट्रिंग आ गई आपके पास में, एक रेड से जो दिखा रखी है और एक यहाँ पर येलो से रिप्रेजेंट कर रखी है। तो कैसे अप्रोच रखी जाए, तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट मैं देना चाहूंगा आप लोगों को। पहले तो देखो इसके ऊपर में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, उनको आप नोट डाउन कर लो, या फिर चलो मैं थोड़ा सा ये पॉइंट बता देता हूँ आपको। मान लो जब भी मेरे पास में एक फ्रिक्शन लेस पुली है, गांठ बांध लेना इस पॉइंट को, यही आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी आगे के क्वेश्चंस को अप्रोच करने की। यहां पर मान लो मेरे पास में एक T1 टेंशन लग रही है, इस साइड भी मेरे पास में T1 टेंशन लग रही है, क्योंकि सेम वायर है तो उसके ऊपर में सेम टेंशन लग रही होगी। ठीक है जी, और इस वायर को हमने दूसरे वायर से, इस पुली को दूसरे वायर से कनेक्ट कर रखा है, मतलब दूसरे स्ट्रिंग से। जैसे यहाँ पर एक सिनेरियो बन रहा है ना कि ये एक वायर कनेक्टेड है, मतलब एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है दोनों साइड में, और ये पुली जो है एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और ये स्ट्रिंग के अंदर में भी एक टेंशन डेवलप होगी जिसको आपने नाम दे दिया T2। भाई दूसरा स्ट्रिंग है तो दूसरी टेंशन उसके अंदर में डेवलप होगी, ये तो चीज समझ आती है हमें। ठीक है भाई, अब क्योंकि हमने पुली को मासलेस माना हुआ है, तो फोर्स अगर मैं इसकी बात करूं, इस पूरी पुली की बात करूं, हमने कहा कि ये एक्सेलेरेट कर रही है, मान लो इस पुली की बात करें तो एफ नेट दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलेरेशन होता है।
अब पुली को आपने मान लिया है कि ये मासलेस है। किसके मास की बात कर रहा हूं मैं, कि मास का जो पुली है वो कितने से एस्केलेट कर रही है। तो मास तो हमने इसका जीरो मान लिया। एक्सेलेरेशन बेशक मेरे पास में कुछ हो, तो यहां तो आपको समझ में आता कि एफ नेट उस पे लगने वाला कितना हो गया, जीरो हो गया। यानी कि जो मासलेस मान रहे हैं उससे हमें एक चीज पता लगती है कि इस पुली के ऊपर में लगने वाला फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर में कितना होगा, जीरो होगा। या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं तो भी जीरो होगा। तो मासलेस से हमें ये समझ में आता है कि भाई जो इसको ऊपर की तरफ में खींच रही है फोर्स, और जो इसका इक्विवेलेंट फोर्स नीचे की साइड में खींच रहा है, दोनों बैलेंस होने चाहिए। तो बैलेंस होने चाहिए, तो यहां से ये भी चीज तो आती होगी कि T2 जो है वो किसके बराबर होगा, भाई दो फोर्सेज उसको नीचे की साइड में खींच रही हैं, तभी तो बैलेंस होगा जब इन दोनों के बराबर में होगा। T1 और T2, जो T1 दोनों साइड में लगी हुई है, तो आप कह सकते हैं कि T2 इज इक्वल टू T1, ट्वाइस ऑफ द T1। ये चीज समझ में आई है या नहीं। ये कब हम लगा सकते हैं, जब मान लो मेरे पास में एक पुली है और वो ऊपर की साइड में मूव कर रही है, मान लो ये इसके अंदर में एक एक्सेलेरेशन आ रहा है, इसके ऊपर में नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ पर रुकी हुई है ना, इसको तो ऊपर खींचने वाला कोई नहीं है। तो ऊपर खींचने वाला नहीं है, हालांकि हम लगा सकते हैं लेकिन एक अलग वेरिएबल वहां पर डेवलप हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं हमारे इक्वेशंस को बढ़ाने का। तो हम ऐसे केसेस के ऊपर में लगाते हैं कि आपने एक पुली ली है और उसकी दोनों साइड में अपना स्टिंग है, और उस पुली को ऊपर की तरफ में खींचा जा रहा है, और वहां पर मुझे अगर टेंशन की बात कर ली जाती है, तो टेंशन की बात करने के मतलब है कि हमने उस पुली को मासलेस माना हुआ है और उसका मास मेरे लिए जीरो है, तो मास जीरो है। तो जो उसके ऊपर में अगर यहां पर मैं T1 टेंशन मानता हूं, ये इसको T1 टेंशन से खींच रहा है, ये ऊपर जो है T2 टेंशन से खींच रहा है, यहां पर इसके अंदर में T2 टेंशन है क्योंकि सेम स्टिंग है मेरे पास में। तो ट्वाइस ऑफ T1 इज इक्वल टू T2 रहेगा। रीजन बीइंग, क्योंकि हमने पुली को मासलेस माना हुआ है। कब तक, जब तक हम रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ लेते तब तक हमें मासलेस मान के चलना है। तो पहली इक्वेशन आप लोग के पास में डिजाइन हो गई है, T2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1। पहली इक्वेशन मेरे पास में आ गई। अच्छा, अब थोड़ा सा एक बार वेरिएबल्स को देख लेते कौन कौन से वेरिएबल यहाँ पर हैं। तो T1 मेरे पास में एक वेरिएबल आ गया, ये भी एस्केलेट कर रहा होगा, तो इसकी एस्केलेशन में मान लेता हूं कि ये पॉइंट जो है, ये मूव कर रहा है A1 एक्सेलेशन से। दूसरा मेरे पास में ये ब्लॉक जो है ये नीचे की साइड में मूव कर रहा है A1 एक्सेलेशन से, क्योंकि ये मूव करेगा तो स्ट्रिंग भी उसी एक्सेलेशन से मूव करेगी, और ये पॉइंट भी जो है उसी से मूव करेगा, क्योंकि ये इस स्ट्रिंग के साथ में कनेक्टेड है। मेरा जो पुली है वो स्ट्रिंग के साथ में कनेक्ट है, तो जो एक्सेलेरेशन स्ट्रिंग का रहेगा वही मेरे पास में इसका रहेगा, उसके स्ट्रिंग के कंस्टेंट को समझना है। फिर ये दूसरा ब्लॉक जो है इसका एक्सेलेरेशन अलग होगा, क्योंकि अलग ये कॉइल जो मेरे पास में स्ट्रिंग है उससे कनेक्ट होगा, तो हमने इसका एक्सेलेरेशन मान लिया कि ये मेरे पास में A2 से नीचे की साइड में मूव कर रहा है। कोई भी आप रैंडम इसकी डायरेक्शन मान सकते हो, ऊपर मान लो, नीचे मान लो, जो भी आपका सुटेबल लगे उस डायरेक्शन में मान सकते हैं। तो A1 नीचे की साइड थे, तो कॉमन सेंस हमने लगाई कि ये ऊपर की साइड में पुली जो है मूव करके जा रही होगी। तो क्लियर कट आप अब समझना शुरू करो कि सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, कि मासलेस वाला कंसेप्ट लगाना होता है। तो मासलेस वाला आपने कंसेप्ट लगाया, और वहां से मेरे पास में आ गई है कितने वेरिएबल बने, पहले तो देखो, एक वेरिएबल A1, दूसरा वेरिएबल A2, तीसरा वेरिएबल T1, और चौथा वेरिएबल मेरे पास में T2। यानी कि चार वेरिएबल आ गए, A1, A2, T1, T2। इस तरह के क्वेश्चन में आपसे एक्सेलेरेशन और टेंशन ही पूछता है एग्जामिनर जो होता है। तो मासलेस कंसेप्ट लगाओ सबसे पहले, पहली इक्वेशन, क्योंकि मेरे पास में चार वेरिएबल है तो चार ही इक्वेशन मुझे क्या करनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेंगी, तभी मैं इनको सोल्व कर सकता हूं। तो मेरे अप्रोच अब उनको लगाने की रहेगी। तो पहला मेरे पास में मासलेस वाला कंसेप्ट लगाया, तो मासलेस लगाना कहां पर लगा सकता हूं मैं, केवल इसके ऊपर में लगा सकता हूं, यहां तो लगा नहीं सकता क्योंकि पुली जो है मेरे पास में यहाँ पर रुकी हुई है। अब ये मासलेस है क्योंकि ये ऊपर की साइड में मूव कर रही है, तो इसके ऊपर में दोनों साइड में नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि मेरे पास में जो एक्सेलेरेशन इसका होगा, यानी कि कॉन्स्टेंटली एक वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा होगा, भाई एफ नेट होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गई है। या फिर मेरे पास में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तब भी वो उसके ऊपर में एफ नेट जीरो हो सकता है। तो हमने इसका केस जो लिया, टेंशन वाला केस यहाँ पर लिया, तो जितनी टेंशन नीचे लग रही है उतनी ऊपर लग रही होगी। तो पहली इक्वेशन मेरे पास में डिजाइन हो गई है कि T2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1। चलो जी, ये कहानी यहाँ पर खत्म हुई, पहला इक्वेशन मुझे मिल गया। अभी तीन इक्वेशन बची हैं, अब दूसरा क्या लगाएं जी, चलो जी ढूंढते हैं जी, ढूंढो इसके ऊपर में। तो कहीं आपको कंस्टेंट वाला एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, स्ट्रिंग कंस्टेंट का, और वहां पर मैंने एक पॉइंट मेथड भी आप लोगों को बताया था कि पॉइंट मार्क करना शुरू कर दो। तो आपने पॉइंट मार्क करना शुरू किया जहां जहां पर मेरी स्ट्रिंग कनेक्ट है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग कनेक्ट है, मतलब टच हो रही है, यहाँ पर स्ट्रिंग टच हो रही है, इस पॉइंट पर स्ट्रिंग टच हो रही है, इस पॉइंट पर भी स्ट्रिंग टच हो रही है। तो मैं इस पूरी पुली के लिए, यानी कि P1 पुली के लिए अपना स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ। तो यहाँ से ये पॉइंट जो है इसको कहाँ लेकर जाएगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये तो मेरे पास में रुका हुआ है, तो ये
कोई भी चेंज इसके अंदर में नहीं डालेगा, तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आया वो आया मेरे पास में 0। जो उसकी लेंथ को बढ़ाता है वो पॉजिटिव, जो उसकी लेंथ को घटाता है वो नेगेटिव होता है, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट जो है ये ऊपर की साइड में जा रहा है, कितने एस्केलेशन से जा रहा है, A1 से जा रहा है। अब वहां तो मैंने बताया था वेलोसिटी को, भाई वेलोसिटी है, अगर टाइम की मैं बात करूं तो डिवाइड बाय टी, अगर टाइम चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी टाइम तो उसी रेट से चेंज होगा, वेलोसिटी के अंदर में कोई चेंज आ सकता है। तो ये जो वेलोसिटी आएगी वो आप इनका जो चेंज देखते हैं वो एस्केलेशन देखते हैं। तो चाहे मैं कांस्टेंट वेलोसिटी उस वेलोसिटी की बात करूं या एस्केलेशन की बात करूं, तो दोनों का कंसेप्ट मैं लगा सकता हूं। चाहे यहाँ पर वेलोसिटी की बात करो चाहे आप एक्सेलेरेशन की बात करो, तो A1 जो है यानी ये ऑब्जेक्ट ऊपर को लेकर जाएगा, ऊपर लेके जाएगा तो ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है इसको बढ़ाएगा या घटाएगा। जब ये इस पॉइंट को फिक्स मान लो तो ये पॉइंट ऊपर मूव कर रहा है, थोड़ी देर के बाद में यहाँ आ गया तो लेंथ बढ़ गई ना उसकी, ये ऐसा ऊपर उठ कर आ गया नो डाउट, तभी तो बढ़ेगी। लेकिन ये इतने ऊपर चला जाए तो ये लेंथ तो बढ़ गई, यानी कि ये एस्केलेशन है जो है ये A1 जो है ये इसको बढ़ा रहा है, यानी कि आपको A1 प्लस में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब आ जाओ ये दूसरे पॉइंट पर, तो ये भी तो ऊपर की साइड में मूव कर रहा है A1 से, तो ये A1 से मूव कर रहा है तो ये भी लेंथ को बढ़ाएगा, तो लेंथ को बढ़ा रहा है तो यहाँ पर भी आपको A1 प्लस में यूज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब दूसरा ये जो पॉइंट है ये वाला, ये कितने से एस्केलेट कर रहा है, ये A2 से एस्केलेट कर रहा है क्योंकि ब्लॉक के साथ में कनेक्ट है। ये दोनों पॉइंट पुली के साथ में कनेक्ट थे और पुली एक स्ट्रिंग से कनेक्ट थी और वो स्ट्रिंग एक ब्लॉक से कनेक्ट था, वो ब्लॉक A1 से एस्केलेट कर रहा था, तो ये ब्लॉक A1 से कर रहा है तो स्ट्रिंग भी A1 से एस्केलेट करेगी, और ये स्ट्रिंग पुली से कनेक्ट है तो पुली भी एस्केलेट करेगी। लेकिन ये जो ब्लॉक्स हैं ये दूसरी स्ट्रिंग से कनेक्ट हैं तो इनका एक्सकेलेशन अलग आ जाएगा, जिसका A2 से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो ये पॉइंट जो है नीचे की साइड में जाएगा तो इसको क्या करेगा, बढ़ाएगा या घटाएगा। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आता है कि ये भी इसकी लेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को फिक्स मान लूँ और इसको नीचे की साइड में लेके जाऊं तो ये जो लेंथ है इसकी बढ़ जाएगी, जो हमने कंस्टेंट मोशन के अंदर में समझा था। तो ये A2 आ गया। अच्छा जी, अब ये पूरी जो कैलकुलेशन होती है इसको हम किसके बराबर में रखते हैं, 0 रखते हैं, क्योंकि जो ओवरऑल जो कैलकुलेशन उसके अंदर में आई है जो चेंज आता है वो हमारे पास में 0 आएगा, नहीं कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ आपके पास में इक्वेशन डेवलप हो गई है, दैट इज इक्वल टू A2 माइनस ट्वाइस ऑफ A1। ठीक है जी, पहली हमने मासलेस वाला कंसेप्ट लगा दिया, दूसरा हमने स्ट्रिंग कंस्टेंट वाला कंसेप्ट लगा दिया, स्ट्रिंग कंस्टेंट वाला। ठीक है भाई, अब क्या करें, अभी तो दो इक्वेशन मेरे पास में आई है, मुझे तो कितनी इक्वेशन और चाहिए, दो इक्वेशन और चाहिए क्योंकि चार वेरिएबल हैं। चलो जी, अब आ जाते हैं अपनी एफबीडीज के ऊपर में, एफबीडी लगानी शुरू कर दो। तो एफबीडी किसकी लगाई सबसे पहले, तो यहां से आपको दिख रहा है कि 2 kg की मैं एफबीडी लगा लेता हूं, तो 2 kg की मैंने एफबीडी निकाली, 2 kg को मैंने वहां से रिलीज किया। 2 kg इस पे लगने वाला पहला नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नीचे की साइड में, क्योंकि इसका कंस्टेंट है कि नीचे की साइड में मूव करेगा। भाई कॉमन सेंस है ना कि ये ब्लॉक जो है वो नीचे की साइड में मूव करेगा। अगर एक एस्केलेशन है, ऐसा तो है नहीं कि इसको ये इस डायरेक्शन भाग जाएगा या फिर इस डायरेक्शन भाग जाएगा, स्ट्रिंग से कनेक्ट है तो कॉमन सेंस है, हमारी फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम। तो नीचे की साइड में जा रहा है ना, उसके लॉज को फॉलो करता हुआ चलेगा वो, ऐसा नहीं कि कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर जाएगा। तो यहाँ पर उसका आई 20 न्यूटन जो अर्थ के कारण में लग रही है, 2g के बराबर में होती है, तो 10g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास में 20 आ गई है। और ऊपर की डायरेक्शन में इस पर कितनी फोर्स लग रही है, T1 लग रही है, तो यहाँ से इसके ऊपर में T1 इसको ऊपर की साइड में खींच रहा है। जो स्ट्रिंग के अंदर में मेरे पास में जो टेंशन डेवलप हुई थी वो T1 यहाँ पर आया है ना, तो ये ऊपर की साइड में लिखो ना भाई इसको T1, और यहाँ पर T1 इसके अंदर में सेम स्ट्रिंग के अंदर में T1 यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से मेरे पास में T1, और ये कितने से एस्केलेट करेगा, A2 से एस्केलेट करेगा, तो A2 की वैल्यू यहाँ पर लिख दो। तो ये नीचे की साइड में मूव करेगा तो 20 माइनस में T, दैट इज इक्वल टू कितने को कितने मास को मूव करवा रहा है, 2 kg को करवा रहा है, तो 2 इंटू में A2 वैल्यू आ गई है। तो यहां से आपके पास में रिलेशन बना, दैट इज इक्वल टू T इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2। अगर मैं इसको इस साइड में प्लस लेके जाऊं तो ये थोड़ा सा इसके अंदर में चेंज कर लो भाई, या फिर आप इस इक्वेशन को ऐसा भी छोड़ देंगे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर में। 20 प्लस में 2A2 दैट विल बी इक्वल टू T, ये आपके पास में तीसरी इक्वेशन आ गई वेरिएबल्स के अंदर में। अभी भी मेरे पास जो वेरिएबल है A2 A1 T इन T1, T1 लिखो ना भाई T1, तो ये आ गई एफबीडी की वजह से मेरे पास में तीसरी इक्वेशन, तो तीसरी इक्वेशन आपको मिल गई है भाई। लेकिन अभी भी मेरे पास में चार वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन और ढूंढनी पड़ेगी, तो कोई इशू नहीं, एफबीडी लगा दो, इस वाले ब्लॉक पे लगा दो, अब 20 kg वाले पे कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही है अब। तो एफबीडी बनाई हमने किसकी, 20 kg की। चलो जी बनाओ उसको, 20 kg मास है, ऊपर की साइड में टेंशन लग रही है कितनी, T2 टेंशन लग रही है, तो T2 टेंशन ले ली मैंने। नीचे की साइड में कितना मास लटक रखा है उसके, 20 kg है, तो अर्थ अपनी तरफ खींचेगी 20 इंटू में 10 से,
और ये बॉडी जो है कितने एस्केलेशन से मूव कर रही है, यहाँ पर आपको दिख रहा है A1 एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, तो A1 से नीचे की साइड में मूव कर रही है। तो ये जो नेट फोर्स इस पे आएगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको, तो नेट फोर्स कितना लगा, नीचे की साइड में मूव कर रहा है तो 200 माइनस में T2, और कितने ब्लॉक को, ये नेट फोर्स कितने ब्लॉक को मूव करवा रही है, 20 केजी को मूव करवा रही है, क्योंकि मैं एफबीडी पर बात कर रहा हूँ। तो 20 और कितना एस्केलेशन है उसका, A1 है। तो ये आपके पास में कितनी आ गई है, फोर्थ इक्वेशन यहाँ पर आपके पास में डिजाइन होकर आ गई है। तो 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, रखो इनको, सोल्व करो, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो बेसिक जो कंसेप्ट इस क्वेश्चन में आपको समझना था, वो कंसेप्ट ये था कि जब भी हमारे पास में कोई मासलेस पुली है ना, कोई भी मासलेस पुली है, तो उसके दोनों तरफ में नेट फोर्स जो है वो क्या होना पड़ेगा, जो जीरो होगा नेट फोर्स, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर बॉडी के नीचे की साइड में जितने भी टेंशन लग रहे हैं और ऊपर की साइड में जितने भी टेंशन या फोर्सेस लग रहे हैं, उन सबको हमें इक्वेट करना होता है। तो वहां से हमें एक रिलेशन यहाँ पर डेवलप होती है, और ये की पॉइंट आपको बार बार आगे जरूरत पड़ने वाली है इसकी, अच्छे से इसको ध्यान रख लेंगे। ये हमारा की पॉइंट है कि बार बार इसके ऊपर में हम जो भी बॉडी मूव कर रही है, इसके अंदर में टेंशन है, कोई स्ट्रिंग के साथ में कनेक्ट है, तो T2 दैट विल इक्वल टू T1, तो सीधा हम इसको लिखेंगे आगे से। एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम के अंदर में कि उससे ये पूछी गई थी कि ये मेरे पास में पुली जो है मासलेस है, ये T2 है, और यहाँ पर मेरे पास में 10 लग रहा है और यहाँ पर 10 लग रहा है, तो T2 की वैल्यू वहाँ पर पूछी गई थी। तो डायरेक्टली उसके अंदर में आप आंसर दे सकते थे, T2 दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन लगा हुआ है। ठीक है, वो कंसेप्ट क्यों था, उसने एक चीज वहां पर डाली थी कि मासलेस है पुली। तो मासलेस है तो हमें एक कंसेप्ट ये समझ में आता है कि दोनों को इक्वेट करवाना पड़ेगा, जितनी नीचे उतनी ही मेरे पास में ऊपर की साइड में फोर्स लग रही होगी। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये तो मैंने थोड़ा सा लेवल हाई करके कि सारे एस्पेक्ट इसके अंदर में कंसीडर कर लिए। सबसे पहले अगर आपको कोई भी उसके अंदर में मूवेबल पुली दिख रही है, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग के साथ में ऐसे कनेक्ट है, कहीं फिक्स नहीं है, इस तरह से फिक्स नहीं है, इस तरह से कोई मूवेबल है, तो हमेशा उसके ऊपर में एक मासलेस वाला कंसेप्ट लगाओ। कब लगाना है, देखो स्ट्रिंग कंस्टेंट के अंदर में हमने वेलोसिटी वगैरह के बारे में बात करी थी, तो वहां पे उनकी जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो टेंशन को भी पूछ रहा है, टेंशन से रिलेटेड भी। इसलिए कहा था कि टॉपिक जो है ना वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। कंस्टेंट वाला जो है मेरे पास में बिल्कुल बेस तैयार करता है, जो वेलोसिटी से बात करता है। फिर हमने न्यूटन्स के लॉ को बारे में बात करी, जहां पर एक्सेलरेशन की हमने बात कर ली। फिर हमने धीरे धीरे बढ़े, तो वहां से हमने इसके टेंशन को लेकर भी क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। तो टेंशन कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक तरह का फोर्स है जो कि उसके अंदर में खिंचाव आता है, और वो हमेशा लगेगा, उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है कि अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा, और हमेशा उसके लेंथ को रिड्यूस करवाने की कोशिश करता है। तो वो टेंशन के बारे में पूछना शुरू कर देता है। तो टॉपिक जो है जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनको आप सेपरेटली पढ़ सकते हो। ठीक है, वो पढ़ोगे तभी जाकर आप इनके ऊपर में अपनी अच्छी कमांड बना सकते हो। अगर आपको स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट नहीं पता होता, तो आप ये रिलेशन नहीं लगा सकते थे ना। अगर ये जिसने लेक्चर देखा है वो पिछला, तो वो समझ गया होगा कि इसमें मैंने किया क्या है। बेसिकली है तो ये अपने आप में वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम है ना। वहां पर मैंने वेलोसिटी से बात कर ली थी, यहाँ पर चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी से बात कर ली, तो एस्केलेशन आ गया मेरे पास। अगर वो लेंथ को इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव रखते हैं, और जो लेंथ को डिक्रीज करेगा तो वहां पर मैं नेगेटिव रख देता। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, और उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ये मेरे पास में है एक स्टिंग, यहाँ पर फिक्स सरफेस कर दिया मैंने, ये एक पुली लगा दी है, यहाँ पर पुली लगा दी है, और इसके ऊपर में एक स्टिंग मैंने लिया है। ये स्टिंग जो येलो कलर से अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, ये स्टिंग लिया है। ठीक है भाई, दूसरा पुली मैंने लिया है ये रहा, और यहाँ पर मैंने एक स्टिंग और ले लिया है, दिस स्टिंग, और ये दिस स्टिंग। इस पॉइंट पर हमने एक ब्लॉक लटका दिया है इस साइड में। ये ब्लॉक का मास मैं दे देता हूँ आपको 10 केजी है, और यहाँ पर दूसरा ब्लॉक लटका है जिसका मास है 2 केजी, और यहाँ पर एक और मास लटका दिया जिसका मास है, जिसका वेट है, मास है मेरे पास में 4 केजी। अब आपको यहाँ पर बताना है कि पूरे सिस्टम के अंदर में एक्सकलेशन क्या होगा, इस स्टिंग का और स्टिंग का, दूसरी स्टिंग का। तो A1 और A2 आपको बताना है, और कितनी टेंशन इसके अंदर में डेवलप हुई है। तो दो स्टिंग आपको दिख रही है, तो दो ही टेंशन होगी, T1 और T2, बस इनके कैलकुलेशन करना है। कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। सबसे पहले आपको अपना मासलेस पुली वाला कंसेप्ट लगाना है, मासलेस पुली वाला। फिर आपको क्या लगाना है, स्टिंग कंस्टेंट लगाना है। बस ये दो चीजें हो गई हैं। फिर आपको अपनी एफबीडी बनानी है। एफबीडी आपके पास में 4 वेरिएबल है, एक स्टिंग से इक्वेशन आ जाएगी, मासलेस वाले से, एक स्टिंग वाले कंस्टेंट से आ जाएगी, जो एक्सक्लेशन वाला होगा वो आ जाएगा। एफबीडी से मेरे पास में, आपके पास में दो इक्वेशन, चाहे एक इससे बना लो, एक इससे बना लो, एक इससे बना लो, 3 इक्वेशन यहाँ से वैसे बन जाएंगी। तो जो भी आपको सुटेबल लगे वो वाली इक्वेशन आप लगाओ, और अपनी कैलकुलेशंस को यहाँ पर कैरी आउट करो। चलो,
और एक क्वेश्चन मैंने आपको कंस्ट्रेंट के अंदर में और भी दिया हुआ था, आप अगर जाकर देखेंगे कुछ इस तरह का था वो। वहां पर पुली थी, दो पुली मैंने यहाँ पर आप लोगों को दी हुई थी, और यहाँ पर एक ब्लॉक लटका दिया था, फिर एक पुली यहाँ पर दे रखी थी, एक पुली यहाँ पर, और फिर यहाँ पर पुली देकर ऐसे कनेक्ट कर रखा था। उस क्वेश्चन को भी आप सोल्व करके देखो। बस वहां पर अब इसको मास जो है वो 1 kg कर देना, यहाँ पर आप मास जो है 4 kg कर देना। कोई भी आप अपने रैंडम कोई भी डाटा कर लो। देखो, जो एग्जामिनर है ना, वो कोई नई चीज नहीं डालता है, सिर्फ कंसेप्ट को थोड़ा सा घुमा फिरा के उनके अंदर में वैल्यूज को चेंज करता है। कभी भी आपके एग्जाम के अंदर में ना क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन कंसेप्ट रिपीट होता है। अब आप अपने पिछले कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर में जाकर देखेंगे तो वहां पर एज इट इज ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन ये मैंने करवाया, ऐसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है उसके अंदर में। और एक क्वेश्चन तो मतलब बहुत बड़े एग्जाम का है ये, ठीक है, मतलब आपके ही लेवल के एग्जाम का है वो, और ये एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ था। अब बताओ इसके अंदर में है क्या भाई? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि मुझे कैसे इनकी एफबीडी बनानी है, कैसे इनके स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को लेकर चलना है, तो कोई नई चीज थी इसके अंदर में? सिर्फ बस रिजोल्यूशन आना चाहिए था। और एग्जामिनर हमेशा इंक्लाइंड प्लेन के ज्यादा प्रीफर करता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसको देख के घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को जंप करके आगे की साइड में बढ़ जाते हैं। और बार बार मैं समझा चुका हूं कि भाई सबसे आसान इंक्लाइंड प्लेन के होते हैं, क्योंकि वहां से आपको उसकी फोर्स का तुरंत पता लग जाता है। कैसे? ये mg नीचे लगेगा मुझे पता है, ये यहां से mg साइन थीटा आ गया, लो जी, क्या इसके अंदर में नई हमने कहानी निकाल दी? बस ये एंगल मुझे पता होना चाहिए, निकला तो हम आराम से उसके आगे की तरफ में मूव कर गए। आई होप आपको ये पुली ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं जिसको आप लोगों ने जाना है। फ्रेम्स, या फिर स्प्रिंग फोर्स, या फिर स्यूडो फोर्स के नाम से आपने जाना है। ये 3-4 कंसेप्ट एक साथ मिलकर चलते हैं, तो इनको आप अच्छे से समझेंगे, क्या इनके पीछे रीजन होता है, क्या हमारे लिए इनकी इंपॉर्टेंस होती है, और कैसे हमारी कैलकुलेशंस को ये इजी कर देते हैं। तो टोटली ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक यहाँ पर रहेगा। सबसे पहले मैं फ्रेम की बात करता हूँ। फ्रेम होती क्या है, कोई बताएगा मेरे को? तो फ्रेम जो हमारे पास में होती है ना, जिसको आप लोग दो तरीके से जानते हैं, लेकिन मैं उनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, कुछ एग्जांपल्स के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक पर्सन जो है वो यहाँ पर एक ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, और किसी जाते हुए ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। मान लो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मास है, या अगर बात करूं मैं, चलो इसके आगे रख देते हैं एक ब्लॉक को। यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है जो जिसका मास है 2 kg, और जो पर्सन जो है जो ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि जिस फ्रेम में जहां पर बैठकर वो देख रहा है, वो एक स्टैंडिंग पोजीशन पर है, यानी कि वो एक रेस्ट पर है, रुका हुआ है। वो उसकी क्या कहलाएगी? एक फ्रेम कहलाएगी। यानी कि जहां पर भी हम बैठकर किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, उसके मोमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है भाई। अब थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं इस आदमी का, और इसको एक गाड़ी के अंदर में बैठा देते हैं। लो जी, एक गाड़ी ले आते हैं, 4 छल्ले वाली। कौन सी होती है भाई 4 छल्ले वाली? ऑडी। चलो कोई इशू नहीं, इसको हम बैठा देते हैं इसके अंदर में। थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया भाई इसका। अब ये स्टैंडर्ड बढ़ गया, और मैंने ये जो गाड़ी ली है इसकी, बहुत ही खूबसूरत ऑडी गाड़ी, ये मूव कर रही है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। और यहां पर ये ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 2 kg। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि इसका एक्सलेशन मेरे पास में क्या आ गया? जीरो आ गया। जो एक्सेलेशन इसका है वो मेरे पास में जीरो आ गया, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। तो आपको पता है कि एक्सेलेरेशन इज द चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, डीवी बाई डी टी। और डीवी यानी कि कोई हो ही नहीं रहा है, तो वहां पर क्या आ गया? इसका वेलोसिटी जीरो आ गया। ठीक है भाई। तीसरा केस और बात कर लेते हैं भाई। एक 2 kg का ब्लॉक है, सेम यही सिनेरियो। एक 2 kg का ब्लॉक हमने लिया है, यहां पर रखा हुआ है 2 kg। इसकी कोई भी मोमेंट हो रही होगी, इस बॉडी के ऊपर में कोई फोर्स लग रहा होगा, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है मैंने, यहां पर भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। बस 3 सिनेरियो मैं इसमें दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को। ये भी मैंने 20 न्यूटन का इसके ऊपर में फोर्स लगा रहा है, जिससे मैं इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा हूं, अपने हाथ लगा के मैं इसको खींच रहा हूं, मतलब कोई भी पर्सन है उसको खींच रहे हैं। और यहां से हम जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहले में मैं उसको रेस्ट में यानी कि इस ग्राउंड फ्रेम में उसको चेक कर रहा हूं, ग्राउंड फ्रेम से। अभी मैं इस गाड़ी के अंदर में बैठ के इसको चेक कर रहा हूं, गाड़ी के अंदर में बैठ के मैं इसको चेक कर रहा हूं। यानी कि मेरी अभी जो फ्रेम है वो क्या हो गई है? जो चेक करने की फ्रेम बेसिकली होती क्या है? जहां बैठकर किसी को ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा आपको। ये हिंदी में इसलिए लिखा ताकि आपके दिमाग के अंदर में ये सेट हो जाए कि जहां बैठकर हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लो अभी आप अपने जहां पर भी बैठे हुए हैं, चेयर पर बैठे हुए हैं,
वहां से आप ऑब्जर्व करो कोई भी चीज को, तो आप बिल्कुल रुके हुए हैं ना, तो आप ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से तो आप जीरो वेलोसिटी पर हैं। और ठीक अगर मैं आपको गाड़ी के अंदर में बैठा दूं जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और वहां से आपको मैं कहूं कि कोई पेड़ को ऑब्जर्व करो, कोई बस जा रही है उसको ऑब्जर्व करो, तो वो आपकी फ्रेम हो गई है। अब मैं तीसरा जो सिनेरियो यहां पर लेके आ रहा हूं, मैंने इस गाड़ी को, अभी जो गाड़ी के अंदर में बैठा हुआ था ये बंदा, इसको हमने थोड़े सा एक फोर्स दे दिया, और फोर्स देने से इसके अंदर में एक एक्सेलेरेशन आ गया, ये इसका एक्सेलेरेशन आ गया, और अभी भी ये इसके अंदर में बैठ के मूव कर रहा है। और इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया कि कुछ है, और ये मैंने वैल्यू दे दी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये मूव कर रहा है। यानी इसकी वेलोसिटी जो वो चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली, कभी 0 थी, फिर 2 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 6 आएगी, 8 आएगी, ऐसे उसकी वेलोसिटी मूव कर बढ़ती हुई जा रही है, उसके अंदर में चेंज आता जा रहा है। ठीक है भाई, अब यहां से बैठ के जो कि एक्सेलरेशन आ रखा है जिस बॉडी के अंदर में, वहां से ये इन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ये गाड़ी मूव कर रही है, यानी कि इसकी फ्रेम जो है, मैं गाड़ी को मान के चलूं, जो फ्रेम जहां पर बैठकर ये देख रहा है, तो वो तो भाई एक एक्सेलेरेशन है उसके अंदर में जिसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो दो तरह से मेरे पास में ये लो जो है, जो हमारे पास में वैल्यूज जो डिफाइन करूंगा फ्रेम की, अगर आपके पास में वेलोसिटी जीरो है, यानी कि आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं, यानी कि रेस्ट पर हैं वो, या फिर एक मूव कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो ये जो दोनों फ्रेम्स कहलाती हैं, इनको आप बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम। यानी कि जहां पर बैठकर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, जहां पर भी बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट की या तो वेलोसिटी जीरो हो, या अगर मूव भी कर रहे हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में आप मूव कर रहे हो। मान लो आप चल भी रहे हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में चलते हुए किसी चीज को ऑब्जर्व करें। गाड़ी के अंदर में बैठे हैं तो गाड़ी से आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बैठकर ऑब्जर्व करें। ट्रेन के अंदर में बैठे हैं तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हैं और ऑब्जर्व करें, तो वो जो फ्रेम मेरे पास में कहलाती है, दैट इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम। ठीक है जी, इतनी कहानी हमें समझ में आ गई है। लेकिन इसकी कहानी का क्या, जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो भाई ये अगर इनर्शियल है तो कॉमन सेंस है कि ये कौन सी हो गई है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। समझ में नहीं आया जी, ये क्या बता दिया आप? कोई नहीं, बताने के लिए तो यहां पर बैठे हैं भाई। तो ये नॉन इनर्शियल का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी एक्सेलेरेट कर रही है, आप किसी एक ऐसी ऑब्जेक्ट के अंदर में, एक ऐसी फ्रेम के अंदर में बैठ के, एक ऐसी ट्रेन के अंदर में बैठ गए जहां से आपको ऑब्जर्व करना है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो जिस फ्रेम में बैठा हुआ है, वहां से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। हालांकि उस ऑब्जेक्ट पे फ्रेम यहां पर भी 20 न्यूटन लग रहा था, यहां पर भी 20 न्यूटन लगा है, यहां पर भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में 20 न्यूटन लग रहा है, लेकिन मैंने देखने का नजरिया अपना तीन तरीके से डिफाइन किया, कि मैं बिल्कुल रेस्ट में रहकर देखूं, या किसी गाड़ी के अंदर में बैठ के जिसकी वेलोसिटी मेरे पास में कांस्टेंट चलती रहे, ये वाला केस, या फिर मैं एक ऐसी गाड़ी के अंदर में बैठ जाऊं जिसके अंदर में एक्सेलेरेशन में दबाऊं, यानी कि जिसको आप जर्नल भाषा में रेस बोलते हैं, रेस दबाएं, और वो गाड़ी अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए चले, और आप किसी चीज को बाहर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जिस फ्रेम में आप बैठे हैं ना, जिस फ्रेम में आप बैठकर उस चीज को ऑब्जर्व करें, फ्रेम मतलब जहां पर भी आप बैठे हुए, गाड़ी के अंदर में बैठे हुए, तो वो आपके लिए फ्रेम बन गई है, तो वो आपके लिए जो रहेगी, दैट इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम। और इसके ऊपर में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब हमारे पास में हम रिलेटिव थ्योरी की बात करते हैं, तो वहां पर भी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स का भी काफी खेल चलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी एक्सेलेरेशन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में आ गया, और उस फ्रेम के ऊपर में बैठकर आप, यानी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में बैठकर आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे हमने रिलेटिव मोशन के अंदर में देखा था, तो वो जो फ्रेम होगी, मैंने इसीलिए यहां पर वर्ड लिखा था कि उस पर बैठकर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना चीजों को, तो वो जो फ्रेम होगी, दैट इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम। चलो जी, अब हमें जरूरत क्यों पड़ी इन दोनों चीजों की, कि एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल, क्यों ना हम सारी कैलकुलेशन इन्हीं से कर पाते? देखो भाई, हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है ना, दैट इज एफ इजकल टू एम ए। कौन सा फॉर्मूला है ये? जो कि न्यूटन के सेकंड लॉ से निकल कर आता है। ये केवल और केवल वैलिड जो होता है ना, चाहे मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ये जो दोनों लॉज है ना, ये केवल और केवल एप्लीकेबल होते हैं मेरे पास में इनर्शियल फ्रेम के लिए। यानी कि हम जब भी ऑब्जर्वर बनते हैं, हमेशा कहते हैं ना, ये बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो भाई रेस्ट में देखा किसने? कोई बंदा था ग्राउंड पे, उसने उसको खड़ा होकर देखा कि ये बॉडी तो रेस्ट में है और अब ये मूव कर रही है, और ये स्टॉप आफ्टर टाइम इज इक्वल टू, मान लिया हमने कि 2 सेकंड के बाद में रुकी, इसकी वेलोसिटी ये हो गई है, तो वहां पर आप एक्सेलेरेशन की वैल्यू लगाते हैं, v बाई टी मेरे पास में आ जाती है। तो आपने कभी उस इक्वेशन के बारे में सोचा कि हमने किस फ्रेम में रहकर उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया था? अगर आपने यहां पर
या तो बिल्कुल रुके हुए हैं, ग्राउंड फ्रेम में रुके हुए हैं, या फिर आप चल भी रहे हैं, जो कि हमने रिलेटिव मोशन में देखा था, लेकिन आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, किसी भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो वो आपकी फ्रेम है, और वहां से आप उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो आपकी जो फ्रेम कहलाएगी वो इनर्शियल फ्रेम कहलाएगी, जिस फ्रेम में आप बैठकर देख रहे हैं। और ये जो लॉज हैं, ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जो है, केवल और केवल वैलिड होता है मेरे पास में इनर्शियल फ्रेम के लिए, यानी कि आप एक इनर्शियल फ्रेम के अंदर में बैठ के किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें। अच्छा जी, तो थर्ड लॉ किसके लिए? थर्ड लॉ भाई एप्लीकेबल होता है दोनों के लिए, चाहे मेरे पास में इनर्शियल हो या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, दोनों के लिए लॉ जो है वो वैलिड होता है। रीजन बीइंग, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल जो लॉ है वो दोनों के लिए, थर्ड लॉ के लिए फॉलो होता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड लॉ है केवल और केवल हमारे पास में वैलिड होता है इनर्शियल फ्रेम के लिए। चलो जी, इतनी कहानी तो हमें समझ में आ गई। तो अगर मान लो मुझे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ लगाना पड़ जाए, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ मुझे लगाना पड़ जाए, किस केस के अंदर में? F इजिकल टू एम में जो है वो मुझे अप्लाई करना पड़ जाए, अगर फ्रेम मेरे पास में नॉन इनर्शियल आ जाए, तब कैसे करेंगे? भाई ऐसा तो है नहीं कि हमेशा मैं किसी ग्राउंड फ्रेम में देखूं, या फिर मैं किसी एक जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हुई गाड़ी में देखूं। आप एक गाड़ी के अंदर में बैठते हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप उसकी रेस को प्रेस ही नहीं करेंगे, कि हमेशा भाई 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है तो 4 मीटर पर सेकंड से मूव करती रहे। आप रेस भी दबाएंगे, एक्सकलेट भी करेंगे उसको, तो बॉडी का एक्सेलेशन भी बढ़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे अपनी इक्वेशंस को, जो फ्रेम बन जाएगी जब आप इसके अंदर बैठकर किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, जब आपने इसकी रेस को प्रेस कर दिया है, तो तब ये फ्रेम जो बन जाएगी आपकी नॉन इनर्शियल बन जाएगी, और तब आपको ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और ऑब्जर्व करेंगे तो आप तो भाई नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ गए हो, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि भाई ये जो लॉ है ना, F इजिकल टू एम ए, ये तो केवल इनर्शियल फ्रेम के लिए अप्लाई है। तो जी क्या करें? हमें तो कैलकुलेशन करनी है, F इजिकल टू एम ए भी करवाना है हमें तो भाई इसके लिए एक नई फोर्स का इजाद होता है, जिसको हम जानते हैं स्यूडो फोर्स के नाम से, PSEUDO फोर्स। ये फोर्स का हमें इजाद करना पड़ता है। तो न्यूटन ने कहा भाई ठीक है, आप इनर्शियल में बैठो या नॉन इनर्शियल में बैठो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप नॉन इनर्शियल में बैठ रहे हो ना, तो एक नई फोर्स वहां पर आपको लगानी पड़ेगी, स्यूडो फोर्स, और वो लगाने के बाद में आपको मेरा जो फॉर्मूला है F इजिकल टू एम ए, वो लगा सकते हो। कौन सी फ्रेम में? नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर में। कहानी काफी लंबी चौड़ी घूम फिर के है, लेकिन कंक्लूजन यही है पूरी कहानी का, कि हमें अगर फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को लगाना है किसके अंदर में, नॉन इनर्शियल फॉर्म में, तो हमें स्यूडो फोर्स इजाद करनी पड़ेगी। अब ये कहां से करके लेके आए हम, तो समझते हैं इसको कहां से जनरेट होगी ये। तो भाई जब भी कोई फोर्स के बारे में मैंने आपसे बात करी, तो फोर्स की तीन चीजों को लेकर हम बात करते हैं हमेशा। चलो जी, ये भी एक नई फोर्स ही आई है, जिसकी यूनिट भी मेरे पास में क्या रहेगी, एक जो यूनिट है उसकी न्यूटन रहेगी। तो इसकी क्या क्वालिटी होंगी, क्या इसकी डायरेक्शन होगी, क्या इसका मैग्नीट्यूड होगा, और क्या इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। क्योंकि मुझे कोई भी फोर्स को पढ़ना है तो 3 पॉइंट्स का मुझे पता होना चाहिए कि क्या मेरा मैग्नीट्यूड रहेगा इसका। तो ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, कि पहली चीज जो इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती है आप लोगों से। ये मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखो, ये जो स्यूडो फोर्स है ना, हमारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना थोड़ा इजी कर देती है, समझेंगे उस क्वेश्चन के साथ में भी। लेकिन ये जो आप अपने कन्वेंशनल मेथड से करते हैं तो भी आप इजीली कर पाते हैं अपने उन क्वेश्चन को, तो लेकिन थोड़ा लेंथी पड़ता है। स्यूडो फोर्स हमारे कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी करवा देती है, उनकी अप्रोच को एक शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए हमारी हेल्प कर देती है, इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ता है। जब हम लिफ्ट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पे एक क्वेश्चन भी मैं लूंगा, उससे एक ही क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका रीजन क्या हमारे पास में मतलब होता है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो नॉर्मल जो फोर्स आप लोग पढ़ते थे कि F इजिकल टू एम ए होती है, ये मेरे पास में F इजिकल टू एम ए। अब ये स्यूडो फोर्स लगेगी कब? देखो, जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया है, मान लो मेरे पास में आप एक गाड़ी के अंदर में बैठकर मूव कर रहे थे, जिससे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये आपकी गाड़ी है, और गाड़ी का ट्रक बन गया भाई ये तो। चलो, ये यहां पर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है मान लो m है, ठीक है। और ये ट्रक जो है इसका मास मान लेता हूं मैं कैपिटल M है, और जो ये एक्सकलेट कर रही है, यानी कि जो बॉडी यहां पर मूव कर रही है, यानी कि जो जिसके अंदर में बैठकर आप मूव कर रहे हैं, इसका एक्सेलेरेशन मान लेता हूं a है, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला जो था, ये तो मैं इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर नहीं सकता। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं कि F इजिकल टू एम में लिख दूं, तो मैं डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी है, यानी किसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये जिस भी एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है, मान लो ये एक्सेलेरेशन मेरे पास में एक्सेलेरेशन ऑफ द मास है,
और एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी, जिससे भी आप जिस बॉडी से आप मूव कर रहे हैं, जिस फ्रेम के अंदर में आप मूव कर रहे हैं। तो ये कैपिटल एम मेरे पास में इसका मास हो गया, छोटा एम मेरे पास में ब्लॉक का मास हो गया, ठीक है भाई। तो मैं डायरेक्टली अगर ये फॉर्मूला यूज करता तो यहां पर इसका मतलब था कि मास ऑफ द बॉडी यानी कि ये, एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी ये कितने से एक्सेलेरेट कर रही है उससे मतलब था, इसके ऊपर में जो फोर्स लग रहा था उससे, ठीक है भाई। लेकिन इसके स्यूडो फोर्स जो आएगी मेरे पास में, क्यों आएगी पहले तो बताइए आपको, कि नॉन इनर्शियल में अगर मुझे इस लॉ को फॉलो करवाना है F इजिकल टू एम ए को, तो मुझे इसका इजाद करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन साहब का तो यही रिस्पॉन्स था कि भाई आप डायरेक्टली मेरे लॉ को फॉलो नहीं कर सकते, फर्स्ट और सेकंड को नॉन इनर्शियल में आपको करवाना है तो स्यूडो फोर्स लेके आनी पड़ेगी। चलो जी, अब मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो मैग्नीट्यूड को समझो कि ये रहता है मेरे पास में दैट इज इक्वल टू एफ, एफ तो हमारे पास में वो रहेगा, ये जो पॉइंट अभी लिख रहा हूं इसको ध्यान से सुनना, मास ऑफ द बॉडी, किसको ऑब्जर्व कर रहे हो, मास ऑफ बॉडी। भाई मैं बैठकर यहां पर बैठकर किसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं ना, तो इसका मास, इस बॉडी का मास इनटू में एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट ऑफ दिस इक्वेशन, और इस कंसेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि मास आपको लेना है बॉडी का, इस बॉडी का, और एक्सेलेरेशन उस ऑब्जेक्ट का लेना है, यानी कि उस फ्रेम का लेना है जहां पर बैठकर आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। कहां पर बैठकर देख रहे हैं, इस गाड़ी के अंदर में देख रहे हैं, इस ट्रक के अंदर में देख रहे हैं, तो इसका जो एक्सेलेरेशन है ना वो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। मान लो कि ये मेरे पास में बॉडी थी, ये मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो मेरे पास में डिसाइड करना आया कि भाई मैं 4 लिखूं या फिर 2 लिखूं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब स्यूडो फोर्स की बात करेंगे तो मास ऑफ द बॉडी, तो मुझे इसका मास लिखना पड़ेगा, मान लो 4 kg है तो 4 लिखूंगा, और एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मेरे पास में 2 मीटर पर सेकंड या 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में से कौन सा डिसाइड करूं, ये मुझे कंसेप्ट बताता है, उसका मैग्नीट्यूड बताता है कि हमेशा आपको एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम लेना है, यानी कि जहां पर भी बैठकर आप देख रहे हैं उसका एक्सेलेरेशन लेना है। तो यहां पर कितना लूंगा मैं, इसका 4 लूंगा, यानी कि वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 16 न्यूटन आ गई। तो ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, इस तरह से हम इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं स्यूडो फोर्स के। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना कि फ्रेम का एक्सेलेरेशन लिया जाता है, ना कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। चलो जी, ये बात समझ में आई हमें। दूसरी चीज भी बता दो हमें कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। चलो जी, डायरेक्शन पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो दूसरा मेरे पास में कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन हमेशा इसकी होती है अपोजिट टू द एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम। इसको यहां पर लिख देते हैं, डायरेक्शन जो होगी स्यूडो फोर्स की अपोजिट टू एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट ऑफ दिस डायरेक्शन रिलेशन इज फ्रेम, कि जो फ्रेम जिस एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है ना, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके हमेशा अपोजिट में चलेगा। जैसे इस केस की बात करें कि यहां पर जो ट्रक था या जो गाड़ी थी वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो मूव कर रही है एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन, ये है मेरे पास में। तो जो सूडो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन मेरे पास में क्या होगी, इसकी अपोजिट होगी। अब ये सूडो फोर्स लगनी कहां पर है भाई, ये भी तो समझ लो ना। ये फोर्स लगेगी इस ब्लॉक के ऊपर में, जो 2 kg का ब्लॉक आपने यहां पर कंसीडर किया हुआ था ना पिछले में, ये जो ब्लॉक रखा हुआ है। तो यहां पर आपको एक चीज तो समझ में आया कि इसका मैग्नीट्यूड तो ये आएगा मेरे पास में, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में आ रहा है फ्रेम का, तो इस ऑब्जेक्ट पे लगेगी ये फोर्स। ये सूडो फोर्स भाई ऑब्जेक्ट पे लगेगी, फ्रेम पे नहीं लगेगी ये। लेकिन वो लगाने के लिए मुझे फ्रेम का एक्सेलेरेशन लेना पड़ता है, ठीक है जी। तो डायरेक्शन इसकी कहां पर आएगी, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, जिसको आप पी एफ एस के नाम से भी जानेंगे, सूडो फोर्स के नाम से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फोर्स की डायरेक्शन आ गई है, ठीक है भाई। तीसरी चीज भी बता दो मुझे, हालांकि जरूरत नहीं है अभी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमेशा उसके सेंटर ऑफ मास पर लगता है। तो ये हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तब ज्यादा इसकी क्लैरिटी के साथ में समझ में आएंगी। दो चीजें अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो उसकी डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन हमेशा रहेगी, जो भी फ्रेम आपने ली है उसका जो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन है, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि जो उसकी एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है, जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है उसके हमेशा अपोजिट लगेगी। अब ये समझ में नहीं आया आप लोगों को, देखो मान लो मेरे पास में ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, लेकिन हमने ब्रेक अप्लाई किए तो उसके ऊपर में रिटार्डेशन होगा, यानी कि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन कहां पर होगी, ये होगी। तो जो ऑब्जेक्ट यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो वेलोसिटी जब
एक ही साइड में एक्सेलेरेट कर रहा होता है, दोनों साइड में एक्सेलेरेशन की भी ये डायरेक्शन और वी की भी ये डायरेक्शन। लेकिन जब रिटार्डेशन हो रहा है तो एक्सेलेरेशन की ये डायरेक्शन हो गई है ना। तो जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन उसके अपोजिट भी हो सकता है जब रिटार्डेशन हो रहा है। तो जो भी आपकी ए डायरेक्शन आई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका क्या लगता है, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन होता है मेरे पास में, जो एफ एस होता है। तो डायरेक्शन आपको समझ में आई होगी, क्वेश्चन के साथ में और भी समझ में आ जाएगी। तो यहां पर क्योंकि एक्सेलेरेशन का भी यही डायरेक्शन है, तो एक्सेलेरेशन का यही डायरेक्शन है, तो स्यूडो फोर्स का इस एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट में आएगा। तो इसका अपोजिट डायरेक्शन कौन सा, ये हो गया। तो यहां पर इसके ऊपर में स्यूडो फोर्स लग गया ये। चलो जी, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था स्यूडो फोर्स का, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी थी कि मास हमेशा किसका लेना है, जिस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो, यानी कि ये ऑब्जेक्ट, और जो हमारे पास में एक्सेलेरेशन लेते हैं इस फॉर्मूले के अंदर में, वो हमेशा आपको फ्रेम वाला एक्सेलेरेशन यहाँ पर यूज कर रहा है। चलो इसी के साथ में हम ना एक छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। लिफ्ट प्रॉब्लम से लेकर क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर मैं इस स्यूडो फोर्स वाले कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा, इसलिए पहले आपको थोड़ा सा पढ़ा दिया मैंने। लिफ्ट प्रॉब्लम्स हेडिंग डालेंगे आप लोग, और वहां पर हम दोनों तरीके से इसको सोल्व करेंगे, सूडो फोर्स लगा के भी और जो हमारे पास में नॉर्मल कंसेप्ट है उसका लगा के भी। और आप देखेंगे सूडो फोर्स से वो सोल्व करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। चलो भाई, मान लो मेरे पास में एक लिफ्ट है, यहाँ पर एक लिफ्ट हमने बना ली है, और इस लिफ्ट के अंदर में एक पर्सन को मैंने बैठा दिया है, ये चलो जी, बड़ी बड़ी आंखें लेकर यहाँ पर बैठा हुआ है, और ये लिफ्ट जो है ऊपर की साइड में मूव कर रही है विद एक्सेलेरेशन ए। अभी मैं ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूं, सब कुछ ग्राउंड फ्रेम से मैंने चेक किया है। तो यहां से मुझे समझ में आता है कि अगर मैं इस पर्सन की एफबीडी बनाऊं ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरे पास में कुछ इस तरह का बनेगा। यहां पर बना देते हैं इसको, इस पर्सन को यहां से मैंने निकाला और निकाल कर इसकी एफबीडी बनाने की शुरुआत करी। चलो भाई, नीचे की साइड में इस पे फोर्स लग रहा है कितना, mg, ये हमने mg लगा दिया। ओके, लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर की डायरेक्शन में, यानी कि ए से ऊपर जा रही है। तो ये mg जो है वो बैलेंस करेगा इस ऑब्जेक्ट को, इसको बैलेंस, अगर ये यहीं पर खड़ा रहना है तो इसको एक कॉन्टेक्ट फोर्स आ रहा है, ये जो लिफ्ट है जहां पर खड़ा हुआ है इसका मास नीचे लग रहा है mg, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर में नॉर्मल फोर्स लगता है, तो यहां पर इसके ऊपर में लगा नॉर्मल फोर्स n। इतना समझ में आता है कि अगर इस पर्सन को इस लिफ्ट के अंदर में खड़ा रहना है तो जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतनी उसके ऊपर में नॉर्मल फोर्स लगनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है, आप लिफ्ट के अंदर में जाते हैं तो कई बार आपको अपना जो है भारीपन लगता है, कभी आप अपने आप को हल्का फील करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हमारे पास में लिफ्ट प्रॉब्लम्स में पूछी जाती हैं, और वहां पर उसके एक्सेलेरेशन को भी लेकर पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन। तो ये चीज तो हमें समझ में आई कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर में लगने वाले फोर्सेस सारे ये हैं कि नीचे mg लग रहा है और उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स ऊपर की साइड में लग रहा है। ठीक है जी, तो लग रहा है, तो अगर फाइनली इसको ऊपर की साइड में मूव करना है तो मुझे क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। अगर ये नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, बॉडी ऊपर की साइड में एक्सकेलेट कर रही है, किसके कारण में कर रही है, लिफ्ट की वजह से कर रही है, तो नेट फोर्स उस पर लग रहा है n माइनस में mg। अगर वो बॉडी ऊपर की साइड में मूव कर रही है, हालांकि उसको सरफेस पे खड़ा रहना है, लेकिन खड़ा रहना है तो लिफ्ट के एक्सेलेरेशन के कारण में ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड में मूव कर रहा है, और ये जो नेट फोर्स लगा है वो किसको मूव करवाना है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा है जिसका मास है कितना m, और कितना एक्सेलेरेशन के साथ में a के साथ में। तो उस पर लगने वाला जो नॉर्मल फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू mg प्लस में ma। तो m बाहर हम ले लेते हैं, g प्लस में a। तो ये होता है नॉर्मल फोर्स जब लिफ्ट आपकी क्या कर रही है, ऊपर की साइड में जा रही है, यानी कि एक्सेलेरेट करते हुए जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको अपना वेट जो है यहां से दिख भी रहा होगा कि जो आपका वेट है यानी कि mg जो है उसके अंदर में कुछ एड ऑन हो रहा है, तो आप अपने आप को कैसा फील करते हैं, भारी फील करते हैं। ठीक है भाई, अब दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं जिसके अंदर में आपने कहा कि लिफ्ट जो है वो नीचे की साइड में मूव कर रही है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से अभी, ये मेरे पास में लिफ्ट जो है नीचे की साइड में मूव कर रही है, तब बताओ इसके ऊपर में क्या होगा। तो कुछ नहीं, इसके अंदर में थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोग करेंगे तो सेम यही आएगा कि नॉर्मल फोर्स दैट इज इक्वल टू m g माइनस में a आ जाएगा। यानी कि आपको समझ में आता है कि जो एक्सेलेरेशन आप नीचे की साइड में आ रहा है, अगर एक्सेलेरेशन मेरा डाउनवर्ड साइड में है, अर्थ की साइड में है, तो आपको समझ में आता है कि आप कैसा फील करेंगे, अपने आप को हल्का फील करेंगे। ये दो वर्ड मैंने हिंदी में लिखे, इंपॉर्टेंस है, माइंड को तुरंत क्लिक करवाने के लिए मैंने वर्ड से लिखे हैं ये। तो यहां पर आपको जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि आपका एक्सेलेरेशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तब आपको भारीपन फील हो रहा है।
और नीचे की साइड में आ रहे हैं तो आपको हल्कापन फील होता है। जब लिफ्ट के अंदर में आप ये चीज ऑब्जर्व भी करते होंगे, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम जी माइनस ए से, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है जी, कोई इशू नहीं इसके अंदर में। लेकिन मैं खाली ये कहूं कि एक्सेलेरेशन मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में है, या फिर कहूं कि एक्सेलेरेशन मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मुझे हैवियर या फिर लाइटर फील हो। जैसे क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में कि व्हेन लिफ्ट गोज अपवर्ड द पर्सन फील, मैं इसको सीधा लिख देता हूं, फील हैवियर, कि लिफ्ट आपकी ऊपर की साइड में जा रही है तो आपको हमेशा हैवियर फील होगा। ऑप्शन था ट्रू या फॉल्स। क्या है आपकी तरफ से इसका आंसर? सभी का सही होगा भाई, ट्रू है, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है और अभी आपने समझाया कि जब भी लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमें भारीपन फील होता है। लिफ्ट ऊपर जा रही है, ट्रू हो गया। यहीं पर आप मार खा जाते हैं और यहीं पर आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट समझने चाहिए आपको। आदमी को भारीपन कब फील हो रहा है? भारीपन कब फील हो रहा है? जब मेरे पास में इक्वेशन है m इज इक्वल टू जी प्लस में a। ये समझ में आती है? चलो, पहली कंडीशन इसकी ये हो सकती है कि जो मेरे पास में एक्सेलेरेशन जो है ऑब्जेक्ट का, वो कहां पर हो? अपवर्ड डायरेक्शन में हो। अपवर्ड डायरेक्शन में है, जैसे इस केस के अंदर में था। तो इस पर्टिकुलर केस को अगर मैं कंसीडर करूं, तब तो ये मेरी रिलेशन जो है वो बिल्कुल सही है, ये वाला जो है वो बिल्कुल सही है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की तरफ में नजर डालूं मैं, तो वहां पर मुझे ये कहा जाता है कि अगर आपकी स्पीड, दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप ऊपर की साइड में मूव कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि भाई आपकी जो एक्सेलेरेशन है वो क्या कर रही होगी? इंक्रीज कर रही होगी। ऊपर की साइड में स्पीड मूव करेंगे तो मतलब स्पीड भी आपकी एक्सेलेरेट कर रहे हैं, तो एक्सेलेरेट कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी आपकी चेंज हो रही होगी और इंक्रीज कर रही होगी। यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाए? इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है भाई, ये दो पॉइंट तो हमें इस एक्सेलेरेशन से भी समझ में आते हैं। लेकिन तीसरा बड़ा क्रूशियल पॉइंट है इसका, वो ये कहता है कि भाई एक्सेलेरेशन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, एक्सेलेरेशन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन आपकी वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी जो है वो हो जाए डिक्रीजिंग। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो इसका मतलब क्या है मेरे पास में? अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा समझो। जब ये लास्ट वाला जो केस है ना, जिसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, मान लो आप लिफ्ट के अंदर में बैठे हुए हैं, ये लिफ्ट है और यहां से आप नीचे की साइड में, डिक्रीजिंग कब हो सकती है भाई? नीचे की साइड में जब आप आ रहे हैं, तो जैसे नीचे पहुंचने वाली होगी तो स्पीड इसकी कम हो जाएगी। ये जैसे नीचे आएगा तो यहां पर धीरे 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 स्पीड होती आ जाएगी। अब स्पीड धीरे हो रही है, स्पीड धीरे हो रही है, यानी कि वेलोसिटी उसकी इस डायरेक्शन में है और उसकी वेलोसिटी को कम होना है, तो उस पर क्या लगना चाहिए? रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन कहां लगेगा? इसके अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। लिफ्ट नीचे आ रही है, उसको रोकने के लिए एक्सेलेरेशन ऊपर की साइड में लगेगा ना, ये एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन हो गई। और अभी आपने क्या पढ़ा कि एक्सेलेरेशन अपवर्ड लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट को कैसा फील होता है? भारी फील होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप ऊपर ही जा रहे हैं तभी आपकी जो वेट है वो भारीपन फील हो आपको, या फिर ये रहे एम जी प्लस ये रहे। तीन केस उसके हो सकते हैं। पहला, जब आप ऊपर की साइड में जा रहे हैं, नॉर्मल एक्सेलेरेशन हो रहा है। दूसरा, वेलोसिटी ऊपर जा रहे हैं, वही सेम केस। लेकिन आप नीचे आ रहे हैं तब भी आपको भारीपन फील होता है। अगली बार लिफ्ट में बैठो ना, तो थोड़ा सा देखना, जब लिफ्ट रुकने वाली हो ना, तो उस टाइम पे देखना कि आपको अपने आप में थोड़ा भारीपन फील होता है। ठीक है भाई, क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि एक्सेलेरेशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन मेरे पास में आ रहा है, वेलोसिटी नीचे है, तो उसको रोकने के लिए एक्सेलेरेट, रिटार्ड होना पड़ेगा। रिटार्डेशन का मतलब हमारे पास में एक्सेलेरेशन ही होता है, एक तरह का नेगेटिव एक्सेलेरेशन, जो उसको क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो जाएगा। ठीक है भाई, दूसरा केस यहां पर आप बात करें कि हमें भारीपन कब फील होता है। अच्छा, अभी ये बताओ मेरे को, क्या ये स्टेटमेंट सही है? अभी जब आप अपवर्ड जा रहे हैं तो हैवियर फील होता है, बिल्कुल हो रहा है, ये केस भी है। लेकिन अभी अपवर्ड भी जाएंगे और आपको हल्का भी फील करवाएंगे। देखो, जो मिसकंसेप्शन आप लोग के बने होते हैं ना, ये बड़ा परेशान करते हैं आप लोगों को। आपकी जो पुरानी कन्वेंशनल चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं,
थोड़ा बहुत आप एनालिसिस करोगे ना तो बहुत कुछ है फिजिक्स के अंदर में, पढ़ने में बड़ा मजा आता है अगर आप कंसेप्ट्स को बिल्कुल डेप्थ में जाकर पढ़ते हैं, उनकी छोटी छोटी चीजों को पकड़ के पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि जब हमें हल्का फील हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि m इज इक्वल टू जी माइनस में a, यानी कि हमें समझ में आता है कि एक्सेलेरेशन जो है वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। एक्सेलेरेशन इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलेरेशन हमारा कहाँ होना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तभी मैं कैसा फील कर सकता हूं, हल्का फील कर सकता हूं। पिछले केस में भी देखो मैंने एक्सेलेरेशन को, इस केस में अपवर्ड था, इसमें भी अपवर्ड है, हालांकि हम आ नीचे रहे हैं लेकिन एक्सेलेरेशन फिर भी अपवर्ड है। तो तीनों केस में हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था कि हमेशा एक्सेलेरेशन कहां पर होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी हमें भारी फील होगा। हम इस की पॉइंट को पकड़ के चले और हमने 3 सिनेरियो वहां पर डेवलप कर दिए उसके। ठीक उसी तरह से जब हमें हल्का हो रहा है तो मेरी मेन मेन जो कंसर्न है वो कि एक्सेलेरेशन को अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना है, तभी हम कैसा फील कर सकते हैं, हल्का फील कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो हमें समझ में आता कि एक्सेलेरेशन जो है वो ऑब्जेक्ट का क्या हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है भाई, ये तो आ गया जब लिफ्ट में आप नीचे की साइड में आ रहे हैं। और ये जो सिनेरियो बताया ना मैंने यहाँ पर, जब ये वाला जो सिनेरियो था, ये लास्ट वाला जो बताया डिक्रीजिंग वाला लिफ्ट वाला, जो ये जब रुकने वाली होती है ना तब ये ऑब्जर्व होता है हमें। आप एक कांस्टेंट के साथ में मूव करते आ रहे हैं, लिफ्ट भी अपने एक एक्सेलेरेट करती आ रही है, जैसे आप नीचे पहुंचने वाले तो लिफ्ट क्या होती है, धीरे होना शुरू हो जाती है, तब ये सिनेरियो जनरेट होता है, तब आपको भारीपन फील होता है। ये मैं बीच वाली बात कर रहा हूँ, जब ऊपर से आप नीचे की साइड में आ रहे हैं, बहुत मतलब 20 मंजिला ऊपर है, और वहां से धीरे धीरे आप नीचे की साइड में आ रहे हैं, एक्सेलेरेशन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जैसे नीचे आएगा तो आपको दोबारा से भारी फील होना शुरू हो जाएगा। नीचे की साइड में आ रहे हैं, एक्सेलेरेशन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी। दूसरा क्या केस हो सकता है कि मेरे पास में वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है हमारे पास में वो कहां पर हो, इंक्रीजिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेम वो कॉन्सेप्ट कि नीचे की साइड में हम हमारी वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रही है, यानी कि हम एक्सेलेरेट करते हुए आ रहे हैं। ठीक है भाई, तब भी हमें कैसा फील होगा, हल्का फील होगा। ओके, यानी कि लाइटर फील होगा। तीसरा केस बड़ा क्रूशियल आ जाता है इसके अंदर में, वो क्या कहता है कि वेलोसिटी डिक्रीजिंग अपवर्ड, वेलोसिटी जो है मेरे पास में वो अपवर्ड में डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाए। अपवर्ड डिक्रीजिंग कैसे समझो, मान लो आप एक लिफ्ट के अंदर में बैठे हुए हैं, ये लिफ्ट के अंदर में आप बैठे हुए हैं, आपकी लिफ्ट जो है वो नीचे की साइड में, नीचे से ऊपर की साइड में जा रही है। अब यहां पर हमारे पास में जो सिनेरियो आ रहा है कि आपका मान लो कि 20वीं फ्लोर पर जाना है, 20th फ्लोर पर आपको जाना है, और आपने इस लिफ्ट को यहां से लिया और लिफ्ट बहुत तेजी के साथ में ऊपर गई। अब 20वें फ्लोर पे ऐसा थोड़ी ना कि गेट खोला और आपको फेंकर निकल गई, लिफ्ट वहां रुकेगी भी। तो रुकेगी तो उसके अंदर में वेलोसिटी को कम भी होना पड़ेगा, और वेलोसिटी कम होगी तो मतलब उसके अंदर में क्या आएगा, रिटार्डेशन आएगा। आप मूव ऊपर की साइड में कर रहे हैं, लेकिन इस लिफ्ट को रोकना चाह रहे हैं, लिफ्ट को रोकना चाह रहे हैं, तो कंफर्म है कि इसके अंदर में एक्सेलेरेशन आपको कहां करवाना पड़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना पड़ेगा, यानी उसको डी एक्सेलेरेट करवाना पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी को कम करवाना पड़ेगा। तो एक्सेलेरेशन कहां गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप जा ऊपर रहे हैं, एक्सेलेरेशन आपका नीचे आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको कैसा फील हो रहा है, हल्का फील हो रहा है। आ जाओ भाई आप अपने क्वेश्चन के ऊपर में, जिसमें बोल रहा था बहुत स्ट्रांगली जो कि ट्रू है ये स्टेटमेंट कि व्हेन लिफ्ट गोज अपवर्ड फील हैवियर। देख लो जी, आ जाओ, आंसर मिला। अपवर्ड भी जा रहे हैं लेकिन फिर भी मुझे हल्का फील हो रहा है। रीजन बीइंग कि मुझे अगर लिफ्ट जो है उसकी वेलोसिटी वहां पर क्या करनी शुरू कर जाए, डिक्रीज करना शुरू कर जाए, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो रिटार्डेशन को नीचे होना पड़ेगा। और जब भी मेरे पास में एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, की पॉइंट पकड़ लो कि एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड मतलब हल्का फील करेगा आदमी, यानी कि लाइटर फील करेगा आदमी जो भी उसके अंदर में बैठा है। तो लाइटर फील कर रहा है तो भाई इसके अंदर में कोई नई कहानी थोड़ी ना आ गई हमारे पास में, आप जो कंसेप्ट हमने पढ़े थे उन्हीं को लेकर आए। और एक्सेलेरेशन जब भी अपवर्ड में आएगा तो हमें क्या फील होगा, हमेशा भारी फील होगा। अब वो अपवर्ड की तो इन कंडीशन हमारे पास में पता ही है कि हमारे पास में वेलोसिटी भी ऊपर मूव करे, एक्सेलेरेशन भी बॉडी का ऑब्जेक्ट का ऊपर की साइड में मूव करे। कई बार ये भी हो सकता है कि जो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाए, डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाए, तब भी हमारा एक्सेलेरेशन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एक रिटार्डेशन जो है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। और हमें मेन जो कंसर्न होता है पूरी लिफ्ट सिस्टम के अंदर में, इन लिफ्ट प्रॉब्लम्स के अंदर में हमारा जो मेन कंसर्न रहता है ऑलवेज एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन को लेकर रहता है कि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन मेरे पास में अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है। आप इन चीजों से बोल सकते हो लिफ्ट ऊपर जा रही है, इससे मतलब नहीं है। अगर ये बोलता है कि एक्सेलेरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आप कंफर्मली स्टेटमेंट को बोल सकते हैं ट्रू है जी। लेकिन इसने कह दिया कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आप हमेशा लाइटर फील करोगे, हैवियर फील करोगे, जी नहीं।
हमें क्या पता कि वो वेलोसिटी, क्या पता किसी फ्लोर पे जाकर रुकने वाली हो, तब तो मुझे फिर दोबारा से हल्का फील होना शुरू हो जाएगा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से समझा करो। कोई नई चीजें यहाँ पर नहीं पढ़ाता हूँ मैं, वही है जो आपने अभी तक पढ़ी हैं, जो आपने अभी तक रटी हैं आई थिंक, और अब आपके थोड़े से कंसेप्ट खुलने शुरू हो चुके होंगे दिमाग से। तो इसके ऊपर में बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस हैं, उनको आप सोल्व कीजिए, जो आपको सीट प्रोवाइडेड है उसके अंदर में आप देखिए और उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और आपके सारे क्वेश्चन वहां से आप इजीली लगा पाओगे इन कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए। चलो एक लास्ट टॉपिक आज का पढ़ लेते हैं, और इसके बाद में हमारा पूरा एनएलएम जो है वो खत्म हो जाएगा। आप उसके बाद में जो सीट्स आपको प्रोवाइडेड हैं, पीवाईक्यू प्रोवाइडेड है या प्रैक्टिस सीट्स प्रोवाइडेड हैं, उन सभी को सोल्व करिए। नेक्स्ट हमारे पास में आता है स्प्रिंग फोर्स। देखो स्प्रिंग फोर्स का सिंपल से कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे कि स्प्रिंग फोर्स होती है, मान लो मैंने एक स्प्रिंग यहां पर रखी हुई है, कुछ इस तरह से एक स्प्रिंग रखी हुई है, जिसकी एक ओरिजिनल लेंथ है, जिसको आप नेचुरल लेंथ मानते हैं, इसकी एक लेंथ है एल नोट, ये पूरी जो लेंथ है जिसको आपने एल नोट नाम दिया है, एल नोट इज द नेचुरल लेंथ। कि जो स्प्रिंग है मेरे पास में हमेशा इतनी लेंथ को मेंटेन रखना चाहती है अपनी, नेचुरली अगर वो रहना चाहती है। अब कई बार क्या होती है, ये स्प्रिंग, कुछ स्प्रिंग आप अगर पेन की स्प्रिंग देखेंगे, अपने जो जेटर पेन आते हैं उनके स्प्रिंग देखेंगे तो आराम से उनको एलोंगेट कर पाते हैं। कुछ होती है हमारे पास में कि जो साइकिल वगैरह के अंदर में स्प्रिंग्स वगैरह होती हैं तो उनको आप इजीली नहीं खींच पाते। तो उनका एक कांस्टेंट होता है जो कि उनके स्ट्रेचिंग, या फिर आप बात करें कि स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से हम उसको जानते हैं, कि वो कितना खिंचेगा, कितना एलोंगेट होगा, तो उसको हम जानते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू जिससे रिप्रेजेंट करते हैं हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई। अब दो सिनेरियो यहाँ पर स्प्रिंग को लेकर मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, कि मान लो मेरे पास में इसकी नेचुरल लेंथ है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक को रखा हुआ है, और इस ब्लॉक से मैंने इस एक हुक लगा रखा है, और यहाँ से मैं इसको खींचकर आगे की साइड में लेके जाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास में स्प्रिंग जो है खींचेगी, और यहाँ पर इसकी पोजीशन आ गई है। ठीक है जी। अब ये जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, यानी कि यहाँ से ये इतनी जो दूरी पर गई है, इसका सेंटर यहाँ पर चला गया अभी, तो ये मान लिया मैंने एक्स डायरेक्शन के अंदर में, मतलब एक्स उसका चेंज आ गया, इतनी उसकी लेंथ के अंदर में चेंज आ गया। ठीक है भाई। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मैं इसको कंप्रेस कर दूं, कंप्रेस करूंगा तो मान लेता हूं कि मैं इतना ही कंप्रेस किया कि ये एक्स का ही इसके अंदर में क्या आ जाए, चेंज आ जाए, जो इसके सेंटर से है। तो ये जो चेंज आया दिस इज ऑल्सो एक्स, यानी मैं उसको कंप्रेस करूं तो भी अपनी नेचुरल लेंथ से एक्स जाके वो कंप्रेस हो जाए, एक्सपेंड करूं तो अपनी नेचुरल लेंथ से एक्स और एक्सपेंड हो जाए, वो थोड़ा सा बढ़ जाए, मतलब इतना बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, बस दो सिनेरियो इसके अंदर में हमें देखने होते हैं। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो है ये हमेशा क्या करेगी, इसके ऊपर में एक बैकवर्ड फोर्स लगाएगी और इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगी। ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है इसको हम जानते हैं स्प्रिंग फोर्स के नाम से। कौन सा फोर्स होता है ये, स्प्रिंग फोर्स होता है। ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को वापसी अपनी नेचुरल पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं F इजकल टू के एक्स से, के एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जो k है मेरे पास में स्प्रिंग कांस्टेंट है, और x जो है कितना उसके अंदर में चेंज आया। लेकिन इस स्प्रिंग की क्वालिटी क्या है, इस स्प्रिंग की क्वालिटी है कि वापसी इसको इस पोजीशन पर लाना चाहेगी, यानी कि आपने जो फोर्स खींचा है उससे ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि ये मेरे पास में आ गया तो यहां पर आपका माइनस के एक्स आता है, यानी कि स्प्रिंग फोर्स जो है इसको वापसी अपनी नेचुरल पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। तो ये नेगेटिव जो यहां पर दिखा है ना, तो जिस डायरेक्शन में आप ले गए हैं ना, जिस भी डायरेक्शन में आप ले गए हैं उसके हमेशा अपोजिट लगने की कोशिश करता है ये। जैसे इस केस की बात करूं तो आप लेके किस डायरेक्शन में गए, इस डायरेक्शन में, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स आएगा ये कहां पर जनरेट होगा, ये हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमें कोई भी फोर्स पढ़नी होती है तो दो चीजें हमने देखी, उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका हमने डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो मुझे समझ में आया कि के एक्स है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है जितना मैंने उसको डिस्प्लेस किया और जितना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, और जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन उसका नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि जिस भी डायरेक्शन में आपने कंप्रेस किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होगी। यानी कि ये जो फोर्स डेवलप होगा जिसको आप स्प्रिंग फोर्स से जानेंगे, मान लो ये एफ एस में स्प्रिंग फोर्स डाल दूं तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर इसकी बात करूं तो ये जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा यहाँ पर इसके ऊपर में इस डायरेक्शन में लगेगा एफ एस, जो कि इसको नेचुरल लेंथ पर ले जाने की कोशिश करेगा, एंड दिस इज नोन एज स्प्रिंग फोर्स। जैसे क्वेश्चन की बात करूं मैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन इसके ऊपर में आते हैं आप लोग के, एक स्प्रिंग है मेरे पास में और इसको मैंने मान लो 2 kg से एक वेट लटका दिया है, और स्प्रिंग का कांस्टेंट मैंने आपको दे दिया 10 न्यूटन पर मीटर, ये यहां पर आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब ये मास यहां पर मैंने लटकाया तो कितना इसके अंदर में डिस्प्लेस हुआ है ये। तो डिस्प्लेस पहली चीज तो कब होगा, जब आपने उसको एलोंगेट किया होगा या फिर उसको कंप्रेस किया होगा।
यानी आप जब आपने उसको खींचा होगा या फिर आपने कंप्रेस किया होगा, दो ही केस हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसकी कंस्टेंट है वो ये बोलता है कि भाई ये स्प्रिंग जो है आपने वेट नीचे लटकाया है तो नीचे की साइड में खींचेगा, और नीचे की साइड में खींचेगा तो कोई ना कोई तो फोर्स लगेगी। और फोर्स लग रही है कितनी, 20 न्यूटन लग रही है, क्योंकि उसके मास के कारण, उसके वेट के कारण में लग रही है, तो 20 न्यूटन उसको नीचे की तरफ में लेके आएगा। तो 20 न्यूटन उसके ऊपर में फोर्स लगा। तो यहाँ पर क्या डेवलप हुआ, एक कांस्टेंट डेवलप, के एक्स के बराबर में रख सकता हूं मैं, के एक्स। तो ये अगर वापसी अपनी नेचुरल पोजीशन पर जाना चाह रहा है, जितने फोर्स से आपने खींचा इतनी फोर्स से अगर वापसी लगा दे तो अपनी नेचुरल पोजीशन पर चला जाएगा ये। अगर ये इसी पोजीशन पर रहना चाहता तो जितनी फोर्स यहाँ पर लगी है उतनी ही फोर्स इसके ऊपर यहाँ पर डेवलप हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये क्या हुआ, डिस्प्लेस कर गया। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है मेरे पास में, 10 और इंटू में एक्स। तो x की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, 2 मीटर आ गई। यानी कि जो ऑब्जेक्ट था वो कितना डिस्प्लेस हुआ है नीचे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, वो 2 मीटर नीचे चला गया है। ये 2 मीटर मेरे पास में नीचे चला गया है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। तो ये जो एलोंगेशन हुआ है यानी कि x जो इसकी डिस्प्लेस हुआ है, इसी को हम इसकी किसकी कैलकुलेशन से कर सकते हैं, जो इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट वाला मेरा फॉर्मूला होता है उसी का यूज करके हम डायरेक्टली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर में चाहे कितने क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूं, मान लो अभी मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, अब मैं थोड़ा सा इसको और चेंज कर देता हूं। मान लो ये अभी मैं इसको एक इंक्लाइंड स्पेस पर, इंक्लाइंड पर, क्योंकि हमेशा अप्रोच मेरी यही रहती है, पहले हॉरिजॉन्टल पे करवाओ, फिर उसको एक एलोंगेशन पे करवा दो या वर्टिकल वाले पे करवा दो, और फिर उनको आप अप्रोच जो है एक इंक्लाइंड सरफेस पे रख दो। ये मान लो मैंने इंक्लाइंड सरफेस ले लिया भाई, अरे बहुत बड़ा हो गया भाई ये तो। ये मेरे पास में एक इंक्लाइंड सरफेस है और ये जो एंगल मैंने मान लिया 37 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसकी एक जो सरफेस है वो लगा दिया है, और इसको हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया है मास को, और यहाँ पर हमने 5 kg इसके ऊपर में रख दिया है। ठीक है भाई, कोई इशू नहीं इसके अंदर में भी। तो अब ये जो कंस्टेंट है इसका, मैंने पूछा कि भाई बताओ कि कितना ये डिस्प्लेस करके गया। तो डिस्प्लेसमेंट आप इजीली निकाल सकते हैं इसके अंदर में। अब आपको समझ में आता है कि ये कंस्टेंट इसका क्या होगा। ये ऑब्जेक्ट की कैपेबिलिटी है कि भाई आपने यहाँ पर रखा है तो ये इसको इस तरफ में दबाने की कोशिश करेगा, और जब दबाने की कोशिश करेगा तो कंफर्म है कि उसके अंदर में क्या हो जाएगा, एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। और स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा कब, जब आपने उसको कंप्रेस किया। पहली चीज तो ये ध्यान में आनी चाहिए कि स्प्रिंग फोर्स डेवलप होता है जब आपने कंप्रेस या फिर उसको एलोंगेट किया। अगर ये अपनी नेचुरल पोजीशन से यहां पर आ गया, पहले इसकी लेंथ ये थी, अब ये अपनी इतनी पोजीशन पर आ गया, तो आप कह सकते हैं कि ये इतना डिस्प्लेस कर गया x। ठीक है, तो इसको इस डायरेक्शन में लाने वाला कौन रेस्पॉन्सिबल, वेक्टर रिजोल्यूशन आता है आपको, एम जी साइन थीटा इस तरफ लगेगा। इसका वेट मेरे पास में एम जी है, इधर एम जी कोस थीटा, और इस साइड में कौन सा लगेगा, एम जी कोस साइन थीटा लगता है। तो एम जी साइन थीटा इसको कंप्रेस करवाने की कोशिश करेगा, तो एम जी साइन थीटा हो गया। ठीक है भाई, अब ये एम जी साइन थीटा मेरे पास में आ गया, ये कितना कम किसको बैलेंस करेगा, ये मेरे पास में कितना डिस्प्लेस किया के, और कितना इसके ऊपर में डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि तो स्प्रिंग कांस्टेंट और ये एक्स इसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, के इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर आ गया मेरे पास में। ठीक है भाई, अब आप x निकाल सकते हैं इसका इजिली, रखो भाई x की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई है, एम जी, एम आपके पास में 5 है, g की वैल्यू 10 है, साइन 37 की वैल्यू आप रखेंगे इसके अंदर में, और नीचे मेरे पास x k की वैल्यू गिवन है, 100 गिवन है, तो रखेंगे आपके पास में x डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको समझना सिर्फ इतना था कि जब भी कोई भी कंप्रेशन या फिर एलोंगेशन आ रहा है तो वहां पर स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर में बेसिकली हमने पीछे एक स्ट्रिंग पढ़ी थी, स्ट्रिंग से अलग है ये, यहां पर मैं स्प्रिंग की बात कर रहा हूं। तो स्प्रिंग के अंदर में जो स्ट्रिंग के अंदर में टेंशन आता है, यहां पर मेरे पास में स्प्रिंग फोर्स जनरेट होती है। तो स्प्रिंग फोर्स आप तब निकलेगी जब वो आपने कंप्रेस किया या फिर आपको उसने एलोंगेट किया, उसको खींचा है आपने। तो दोनों केसेस के अंदर में इसके अंदर में स्प्रिंग फोर्स डेवलप हुई, और वो स्प्रिंग फोर्स जो है वो आप बैलेंस करवा सकते हैं, कितना उसको कंप्रेस कर रहा है, जो उसके मास के कारण में यहाँ पर कंप्रेशन हुआ, एम जी साइन थीटा के एक्स से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन आप लोगों के साथ में मैं डील करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा हमारा ये। इसके बाद में मैं एक दो प्रैक्टिस पेपर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा, आप उनको सोल्व करना। ये मान लो मेरे पास में कंसेप्ट वही रहेगा भाई, कंसेप्ट वही रहेंगे सारी चीजें जो हमने पढ़ी है। मान लो ये एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पर मैंने एक मास है 2 kg का हैंग ऑन कर रखा है, और ये एक स्प्रिंग यहाँ पर कनेक्ट कर दी है, और इसको मैंने मास दे दिया मान लो 4 kg। ठीक है भाई, चलो अब ये पोजीशन जो है, यानी कि इनिशियली ये क्या इसमें है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे है, यानी कि ये अपना जो भी एलोंगेशन वगैरह होना था वो सब हो चुका है इसके अंदर में, तब ये कंडीशन आप लोगों को प्रोवाइड है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से इस पॉइंट से इसको कट कर देता हूं, कैची बन गई। चलो यहां से मैंने इसको कट कर दिया। तो अब बताओ
कि जैसे ही मैंने इसको कट किया है तो इस 2 kg के ब्लॉक का एक्सेलेरेशन A2 और इस 4 kg ब्लॉक का एक्सेलेरेशन, दोनों चीजें आपको बतानी है मुझे। फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक एंड एक्सेलेरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक। तो चलो करो सोल्व इसको। कैसे करोगे आप लोग, क्या अप्रोच रखनी चाहिए इसके अंदर में, यहां से कंसेप्ट मैं देना चाहूंगा आप लोगों को, और वो काफी आपकी मदद भी करेगा न्यूमेरिकल सोल्व करने के अंदर में। देखो जो भी हमारे पास में स्ट्रिंग होती है ना, आप स्ट्रिंग को ये मानते हैं कि मेरे पास में ये स्ट्रिंग है और दोनों साइड से हमने इसको खींच रखा है, दोनों साइड से हमने इसको खींच रखा है, और मान लो मैं किसी एक पॉइंट से इसको कट कर देता हूं, यहां से मैंने इसको कट कर दिया। जैसे मैं इसको कट करता हूं तो इसके अंदर में एक टेंशन टी था, यहां पर भी एक टेंशन टी था। तो जो भी इसकी टेंशन के अंदर में आप देखते हैं कि किसी धागे को काटते हैं तो तुरंत उनके अंदर में खिंचाव वो खत्म हो जाता है, समझते हैं? जब भी आपने देखा होगा एक स्ट्रिंग है, कोई धागा है, उसको आप दोनों साइड में खींचो और बीच में से काट दो, तो देखते हैं कि वो एक साइड का धागा एक तरफ में गिर जाता है, दूसरे साइड का एक तरफ में गिर जाता है, तो उनकी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाती है। यानी कि जैसे ही आप किसी चीज को कट करते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर में टेंशन इमीडिएटली चेंज हो जाता है, यानी कि जिस इंस्टेंट पे आपने काटा उसी इंस्टेंट पे वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपने स्ट्रिंग को काटा तो तुरंत उसके अंदर में टेंशन जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पहला केस, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट सुनो अब। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके पास में अगर स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, और स्प्रिंग के पास में यहां से आपने इसको कट कर दिया, मान लो इस पॉइंट से आपने कट कर दिया, तो जैसे इस पॉइंट को कट करेंगे तो इसके पास में मास कितना होगा, क्योंकि हमने स्प्रिंग जो है वो पूरी हमारे पास में मासलेस मानते हैं, ये भी आप अजम्पशन मानेंगे इसके अंदर में, मासलेस हमें इसका अज्यूम करते हैं। तो जो नेचुरल लेंथ यहां पर आपने देखा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का मास कितना होगा, मेरे पास में 0 होगा। जैसे आपने इसका ये पॉइंट कट किया तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका मास मेरे पास में 0 हो गया। तो कोई चीज इसको कंप्रेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है यहां पर, और जब तक कंप्रेस या एलोगेशन नहीं आता है तो जितनी टेंशन इसके अंदर में इनिशियली मेंटेन थी, जितनी फोर्स इसके अंदर में इनिशियली मेंटेन थी, वही फोर्स थ्रू आउट मेंटेन रहेगी। यानी कि तुरंत जैसे ही आपने कट किया है उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, तो जो स्प्रिंग होती है वो तुरंत अपना टेंशन चेंज नहीं करती है। डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज टेंशन इमीडिएटली। थोड़ी देर के बाद में वो पहुंच जाएगी अपनी ओरिजिनल लेंथ के ऊपर में, लेकिन तुरंत वो जैसे आपने कट किया और कट करते ही आप कहो कि वो तुरंत अपनी नेचुरल पोजीशन पर आ जाए, वो नहीं आएगी तुरंत, बाद में वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन पर मेंटेन करते हुए आ जाएगी। तो दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है कि स्ट्रिंग जैसे ही कट करी तो वो टेंशन को अपना चेंज कर सकती है। मान लो उसके पास में पहले 50 न्यूटन था, अब जैसे आपने कट किया तो मान लो उसके ऊपर में वेट केवल 10 केजी रह गया, तो 1 केजी रह गया, तो 10 न्यूटन फोर्स उसके ऊपर में लगा, ठीक है, तो तुरंत वो चेंज कर लेगा। लेकिन स्प्रिंग का ऐसा केस नहीं होता है, उसमें आपने कट किया है तो थोड़ी देर के बाद में वो अपनी टेंशन को चेंज करता है, इमीडिएटली उसके चेंज नहीं आता। चलो इस क्वेश्चन के अंदर में कैसे इसको अप्लाई करेंगे इस चीज को, उसको समझ लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया है कि ये मेरे पास में एक जो स्ट्रिंग था, यहाँ पर आपने 2 kg का मास यहाँ पर लटकाया हुआ है, और ये मेरे पास में एक स्प्रिंग है, बेसिकली 4 kg इसका मास है, और इसका कांस्टेंट मेरे पास में कोई भी वैल्यू मैं प्रोवाइड कर दूं इसकी, चलो कोई भी वैल्यू इसके मैं देता हूँ, k इजकल टू 10 दे दी मैंने, 10 न्यूटन पर मीटर दे दिया। चलो अब हमने कट कहाँ से किया, यहाँ से मैंने कट किया इसको, इस पॉइंट से मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है भाई, अब सिनेरियो समझो, जब ये हमने कट नहीं किया था उस इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं। तो ये स्प्रिंग है, इसके अंदर में एक टेंशन डेवलप हुआ या फोर्स डेवलप हुआ, जिसको आप लोगों ने जाना टी से। कितनी टेंशन डेवलप हुई, यहाँ पर नीचे की साइड में इसके लग रहा है 44 इसका मास था, तो 40 हमारा क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, यानी कि उसके ऊपर में लगने वाली फोर्स 40 न्यूटन होगी। तो यही टेंशन इसके अंदर में डेवलप होगी, टी से आपने रिप्रेजेंट किया। यही टेंशन थ्रू आउट स्प्रिंग में चलेगी, और यहाँ पर भी क्या होगी, ये पॉइंट जो है यहाँ पर भी टेंशन हो गया टी, इस पॉइंट पर भी टी मेरे पास में आ गया, यानी कि टी टेंशन रहेगी। अब यहां पर मास 2 kg का नीचे की साइड में मास लगा हुआ है, तो 2 kg का मास कितना हो गया मेरे पास में, 20 kg, 20 न्यूटन नीचे की साइड में फोर्स लगा रहा होगा 2 की वजह से। तो टोटल जब ये इस स्ट्रिंग तक पहुंचेगा तो 20 ये, और बैलेंस कंडीशन में है तो टी 40 नीचे लग रहा है, तो बैलेंस करने के लिए ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, तो 40 नीचे लग रहा है और 20 भी नीचे लग रहा है, तो यहां पर जो टेंशन पहुंची स्ट्रिंग के अंदर में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो ये भी कितनी होगी, 40 प्लस में 20, दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन।
यानी कि आप बात करो तो ये स्ट्रिंग जो है इसके ऊपर में अभी कितनी फोर्स है, कितनी टेंशन है इसके अंदर में, 60 न्यूटन है जब मैंने इसको कट नहीं किया तब तक की 60 न्यूटन उसके ऊपर में लगा हुआ है। जैसे मैं इसको कट करता हूं, जैसे हमने इसको कट किया तो कट करते ही ये नीचे वाला ब्लॉक जो है मेरे पास में, ये जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट से कट किया तो ये ऊपर वाला ब्लॉक तो मेरे पास इस वाला एरिया जो था वो तो ऊपर वाला टूट चुका, स्ट्रिंग टूट चुका। तो स्ट्रिंग टूट चुका तो ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है इसके ऊपर में खींचने वाला कोई नहीं है, यानी कि टेंशन यहां पर लग रही है जीरो। अभी समझाया था ना कि जैसे ही मैंने कट किया और कट करते ही जो हमारे पास में रिलेशन बनती है कि स्ट्रिंग जो है तुरंत अपनी टेंशन को चेंज कर सकता है। तो 60 से तुरंत इसकी कितनी हो गई है, जीरो हो गई है, इंस्टेंटली चेंज हो गई है। अब बची क्या मेरे पास में, स्प्रिंग बची है, ये यहाँ पर स्प्रिंग है, ये 2 kg यहाँ पर हो गया और 4 kg मेरे पास में यहाँ पर हो गया। लगा हुआ अपना जो फ्री बॉडी डायग्राम है वही कॉन्सेप्ट। नीचे की साइड में लगने वाला टेंशन कितना, 40, यहाँ पर भी कितना लगेगा 40, यहाँ पर भी कितना लगेगा 40, और 2 kg ये है तो नीचे की साइड में कितना लग रहा होगा, यहाँ पर मेरे पास में 20 ये लग रहा होगा। तो टोटल यहाँ पर मास जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लग रहा है दैट इज इक्वल टू 60 हो गया। इस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर में 2 के ऊपर में 40 ये और 20 ये हो गया। ठीक है भाई। अब अगर मैं एफबीडी बात करूं, क्योंकि मुझे एक्सेलेरेशन ऑफ A2 की बात करनी है यानी कि 2 वाले की, और एक्सेलेरेशन ऑफ 4 की बात करनी है, तो दोनों की एक्सेलेरेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं एफबीडी बना लेता हूं 2 kg वाले की। तो एफबीडी ऊपर टेंशन कितनी लग रही है, जीरो लग रही है, और नीचे कितना लग रहा है 40 प्लस में 20, तो 40 प्लस में 20 कितना आ गया मेरे पास में 60 न्यूटन। 60 न्यूटन नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये पूरा जो कंस्टेंट है इसका नीचे की साइड में मूव कर रहा है, यानी कि 60 न्यूटन से मूव कर रहा है। तो 60 न्यूटन मैंने आपको दिया, 60 बराबर में किसको मूव करवा रहा है, 2 kg को, और कितने एक्सेलेरेशन से, A2 एक्सेलेरेशन से। तो A2 की वैल्यू आपके पास में 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो ये ब्लॉक है ये मूव कर रहा है भाई 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ओके। अब मैं 4 kg वाले का एक्सेलेरेशन निकालना चाहूं तो 4 kg वाले का एक्सेलेरेशन आप लोग देखेंगे तो ये नीचे की साइड में इस पे कितना लग रहा है 40 लग रहा है, और ऊपर की साइड में इसके ऊपर में कितना लग रहा है, ये लग रहा है मेरे पास में 40 लग रहा है, क्योंकि इसकी टेंशन को मेंटेन करके रखा हुआ है और 4 kg का ब्लॉक है ये। तो एक्सेलेरेशन नीचे A2 से मूव कर रहे हैं, तो A2 से मूव कर रहा है तो यहां पर आप देखेंगे कि नेट फोर्स इस पे कितना है 40 माइनस में 40, और मास 4 को मूव करवा रहे हैं A2, तो आपका एक्सेलेरेशन आया वो जीरो आ गया। अच्छा, ये जीरो क्यों आया भाई, ये तो वही कंडीशन होगी जैसे मैंने कहा था कि आपको मैं एक खिड़की से बाहर फेंकूं आपका बैग लेकर, तो आपको आपका बैग का वेट जो है वो फील नहीं होगा। तो ये जो नीचे वाला ब्लॉक है ये तो अंडर ग्रेविटी गिर रहा है ना, इसको खींचने वाला कोई नहीं है। तो ये जो अंडर ग्रेविटी गिर रहा है इसकी वजह से इसका क्या आ गया मेरे पास में, एक्सेलेरेशन जो है वो जीरो आ गया। और यहाँ पर जो आपका दूसरा ब्लॉक था ये ऊपर से जो आ रहा है इसको कंप्रेस करता हुआ आएगा, तो क्योंकि उसके ऊपर में नेट फोर्स 60 न्यूटन लग रहा होगा तो वो नीचे की साइड में आएगा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो दोनों कैलकुलेशन आपने की, फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर आप लोगों ने किया, बस ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट इसके अंदर में ये था कि स्ट्रिंग जो है वो तुरंत अपना टेंशन चेंज नहीं करती, सॉरी स्ट्रिंग जो धागा है वो अपना तुरंत टेंशन चेंज कर लेता है। पहले देखो 60 न्यूटन लग रहा था, जैसे कट किया ये नीचे चला गया, इसकी ऊपर वाला जो हिस्सा था उसकी जीरो टेंशन हो गई, बस उसी का मैंने यूज कर लिया। चलो एक क्वेश्चन आप लोग को देता हूं, आप करो इस क्वेश्चन को और मेरे को इसका आंसर बताएंगे आप लोग। ये मेरे पास में एक रिजिड सरफेस है, यहाँ पर मास मैंने लटका रखा है 1 kg, यहाँ पर स्प्रिंग है, और यहाँ पर एक ब्लॉक मैं लगा देता हूँ जिसका मास है 2 kg, यहाँ पर एक दूसरी स्ट्रिंग लगा दी है जिसका मास है 4 kg, उसके साथ में एक ब्लॉक को मैंने लगा दिया है। और आपको इसके अंदर में बताना है कि जो मेरे पास में जैसे ही आपने कट किया, जैसे ही आपने कट किया, किसको कट करवा रहा हूं मैं, इस स्प्रिंग को कट करवा रहा हूं आपकी बार। यहां से आपने कट किया स्प्रिंग को, तो ए का यानी कि इसका एक्सेलेरेशन ऑफ A1 बताना है, एक्सेलेरेशन ऑफ A2 बताना है, और एक्सेलेरेशन ऑफ A3 यानी कि एक्सेलेरेशन ऑफ 2, एक्सेलेरेशन ऑफ 4। तो ये तीन चीजें आपको इसके अंदर में कैलकुलेट करके मुझे बतानी है। बस कॉन्सेप्ट वो रहेगा कि तुरंत टेंशन इसके अंदर में चेंज नहीं होगी, यानी कि जो टेंशन यहां पर आपने कट की है तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना, जितनी टेंशन इस पे मेंटेन रही होगी, जैसे 40 और 20 60, तो ये 60 है ना, तो ये 60 मेंटेन रहेगी। एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको दे दिया। पिछले केस में क्या होता है, जैसे आपने यहां से कट किया था तो यहाँ की टेंशन जीरो हो गई थी, लेकिन स्प्रिंग आपने कट करी है ना, तो ये टेंशन जितनी थी उतनी ही स्प्रिंग के अंदर में मेंटेन होगी। बाद में तो आपको क्या करना है, एफबीडी बनानी है 2 kg की और 4 kg की, और उनको सोल्व करना है, आपका एक्सेलेरेशन वहां से निकल कर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका एनएलएम जो है वो कंप्लीट होता है। अब आपको अच्छे से अपनी प्रैक्टिस शीट्स लगानी है जो भी आपको दिया गया है अपनी ऐप के ऊपर में, और उनको अच्छे से सोल्व करना है। जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हुए हैं उनको अच्छे से सोल्व करना है।
और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा शुरू करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम फ्रिक्शन के थ्रू, फ्रिक्शन वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उसको पढ़ेंगे, उस चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी, उसको भी देखेंगे। और साथ में उसके ऊपर में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज तक पूछे गए हैं और जो बन सकते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट उसके अंदर में बन सकते हैं, सभी को हम अच्छे से डील करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू सो मच।